सो वेलकम टू द प्रोत्साहन वेबिनार ऑन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इस तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की बीमारी आपने शायद सुनी नहीं होगी। हम लोग नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, हार्ट डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक एट्सेट्रा ऐसी बातें करते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। बट मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम से ये कोई बीमारी लिस्टेड नहीं है, ना कि हमें भी, हम डॉक्टर्स को भी मेडिकल स्कूल में ये करिकुलम में ये पार्ट नहीं है। तो व्हाट वी डू इज़, हम लोग सब लोग एक ऐसे टाइम बम पे बैठे हैं। एक्चुअली वी आर नॉट लिविंग, वी आर ऑल रस्टिंग अवे टू दैट। मीन्स ये टाइम बम धीरे धीरे घड़ी चलती रहती है और अचानक जब डायग्नोज होता है, एकदम से स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक आता है, तो वो बम फट जाता है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग, हमारा डॉक्टर्स का और पेशेंट्स का बीमारी को समझने का तरीका ही बहुत गलत है। हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे ये डायग्नोसिस लिखा है शब्द, दिस रेड जोन ना। यहाँ के बाद हम लोग मेडिसिन या डॉक्टर्स के पास जाते हैं, या हम पेशेंट्स भी एज ए पेशेंट अपनी सेहत का ध्यान यहाँ से शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वी आर एक्चुअली नॉट प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, वी आर प्रोवाइडिंग सिक केयर। यहाँ पे तो सिकनेस शुरू होगी और ऑलमोस्ट डेथ के पास है। और इस येलो जोन में अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द मास मीन्स 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लिविंग इन दिस येलो जोन। ये फंक्शनल इलनेस हम लोग बोलते हैं, इसका कोई नाम नहीं लिखा गया, इसी का नाम मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसके बारे में आज हम बात भी करेंगे और समझेंगे। और इसको हमें रिवर्स करना है और इस ग्रीन जोन की तरफ जाना है, तब ऑप्टिमल हेल्थ है। दैट इज एक्चुअल हेल्थ केयर। हम लोग सिर्फ डिजीज केयर बात करते हैं, हम आते हैं डॉक्टर्स को बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं डॉक्टर की हमारी डायबिटीज़ की दवाइयाँ असर नहीं कर रही, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ बीपी कम नहीं कर पा रही, फिर हमें डोज बढ़ानी पड़ती हैं, मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है। इंस्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन और सो कॉल्ड कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में है, ये सोचते हैं कि जब हमारे HbA1c लेवल भी ठीक आते हैं, फिर भी आप डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रीनोपैथी यानी रीनल डिजीज, स्ट्रोक एट्सेट्रा, डायबिटीज़ के साइड इफेक्ट्स आप सबको होते हैं, डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन, डिस्पाइट कीपिंग इट इन अंडर कंट्रोल। ऐसा क्यों है, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हम डॉक्टर्स को ही नहीं पढ़ाया जाता, तो हम क्या बताएंगे आपको। ठीक है। तो और हेल्थ केयर सिनेरियोज, मतलब हमारी लाइफ ना, इट इज़ जस्ट लाइक ए चाइनीज़ बैम्बू। आप इसका बीज डालेंगे 5 साल तक ये जर्मिनेट ही नहीं करता, दिखता ही नहीं है कुछ के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर ही नहीं आता, बट इट इज़ गिविंग इट, मतलब ये रूट्स डेवलप करता रहता है ज़मीन के अंदर 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 इन 5 सालों। आप इसको बस पानी देते रहो, एंड सडनली जब ये स्प्राउट करता है, उसके बाद इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि इट कैन ग्रो टू ए हाइट ऑफ अराउंड 100 फीट इन मे बी 6 to 8 वीक्स। इसी तरह से हमारी हेल्थ है। जब तक हम यहाँ बीज में है ना, हम यहाँ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। और उसके बाद जब डायग्नोज हो जाता है, यहाँ पे हमारा चाइनीज़ बैम्बू स्प्राउट कर जाता है इस जोन में, फिर हमारी डिजीजेज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है डेथ की तरफ। बिफोर वी बिगिन, let me introduce myself. My name is Dr. Jayant Sharma, father of two beautiful angels. I am an ultra marathoner who has competed in 2 of the world's highest ultra marathons. I have been practicing homeopathy since last 17 years, also psychotherapy consultant, a lifestyle implementer, and we have reversed and stopped medicine for many diseases including diabetes, hypertension and cancers also, using this प्रोत्साहन program. आई एम द फाउंडर ऑफ दिस प्रोत्साहन प्रोग्राम, और इसका एम यही है कि हम बिना दवाइयों के, आपकी, मेरा जितना भी स्पोर्ट्स और मेडिसिन का एक्सपीरियंस है वो लगा के हम लोग आपकी मेडिसिन को स्टॉप कर पाएँ, आपके डिजीज़ को रिवर्स कर पाएँ। और ये हम हमारे 4 फादर्स और फाउंडर मेंबर्स जिन्होंने होम्योपैथी, आयुर्वेदा या एलोपैथी का जन्म दिया, उन सबका मानना भी यही था कि 80 to 90% बीमारियाँ जो है हम बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। हम लोग सब एक मिथ में जीते रहते हैं। हमारे क्लिनिक पे भी लोग आके बोलते हैं कि हमारे तो फादर को जी डायबिटीज़ है, पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो हमें भी होगी होगी। हमारे पेरेंट्स में हार्ट डिजीज़ है, उन्हें स्ट्रोक हुआ था, तो हम कैंसर हुआ था, तो हमें भी होगा। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है। आई ऑलवेज से डायबिटीज़ डोंट रन इन द फैमिली, द प्रॉब्लम इज़ नोबडी रन्स इन द फैमिली। क्योंकि हम लोग सब एक ही तरह की दिनचर्या जी रहे हैं, और यहाँ जीन्स नहीं, एपिजेनेटिक्स की बात होती है। ये एक इमर्जिंग फील्ड है साइंस का। हम सिर्फ डीएनए की बात करते हैं, बट डीएनए में जो जीन्स हैं उनको पढ़ता कौन है, वो है फील्ड एपिजेनेटिक्स। कौन से जीन्स ट्रांसक्रिप्ट होंगे, यानी पढ़े जाएंगे, और उसके बाद उनको पढ़ने के बाद हमारी बॉडी के सेल्स उन पे काम करेंगे और बीमारी को पैदा करेंगे। ऐसे क्या जीन्स हैं, वो उसको पढ़ने की क्यों वो ऐसे जीन्स पढ़े जाते हैं कि हमें बीमारी हो जाती है, कैसे वो जीन्स स्विच ऑन होते हैं बीमारियां करने वाले, ये एपिजेनेटिक्स का फील्ड है। और कैसे हमें बीमारियां पैदा करने वाले जीन्स को ऑफ करना है, और कैसे हेल्थ बढ़ाने वाले जीन्स को ऑन करना है,
यही एपिजेनेटिक्स का फील्ड हमें बताता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इस पूरे वेबिनार को हम 5 भागों में बांटेंगे मेनली। उसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि क्या होता क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो हमने नाम ही नहीं सुना और डॉक्टरों को ही नहीं पता, पेशेंट्स को नहीं पता, तो क्या चीज़ है। फिर इसकी सिस्टमिक इम्प्लीकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सेलुलर बेसिस यानी ये सेल के लेवल पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या करता है, और क्या कॉजेज हैं जो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमें होता है, और उसके बाद हमें कैसे इनको रिवर्स करना है, ठीक करना है। और उसके बाद हम एक ओपन क्वेरी सेशन रखेंगे जिसमें मैं और डॉक्टर गरिमा, जो कि प्रोत्साहन प्रोग्राम की डेडिकेटेड डाइटिशियन है, वो हम आपके सवालों का ओपन हाउस क्वेरी सेशन रखेंगे। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिज्म, पहले तो मेटाबॉलिज्म को समझे क्या होता है। मेटाबॉलिज्म वो स्पीड है जिस स्पीड से हमारा खाना पचता है, ये मैं लेमन टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ। तो बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसा होना चाहिए कि हम जो भी खाएं उसको फटाफट पचाएं, फैट को बर्न करें और कैलोरीज को जला दें जो भी खा रहे हैं। बट आजकल हमारा उल्टा देखा जा रहा है, वी आर प्रिजर्विंग फैट एंड नॉट बर्निंग एनी कैलोरीज। तो कैलोरीज और फैट को हम प्रिजर्व करे जा रहे हैं, तो हमें इसको करेक्ट करना है। एंड यही रीज़न है कि आजकल आप देख रहे हो कॉमन एडल्ट्स का इस तरह का लुक होता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डेफिनेशन क्या है, ये 5 से 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ओबेसिटी, सबसे पहला, स्पेशली अराउंड योर एब्डोमेन, ये पहला इंडिकेटर है कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। सेकंड इज आपका ब्लड ग्लूकोज हाई है या आपकी इंसुलिन का लेवल हाई है। इंसुलिन भी बहुत से डॉक्टर, क्या कोई भी डॉक्टर कराते नहीं है सिवाय सिर्फ एक बीमारी के, फास्टिंग इंसुलिन कराया जाए जिसे पीसीओडी बोलते हैं। हमारे प्रोत्साहन प्रोफाइल में जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम सबसे पहले इंसुलिन लेवल और कुछ ऐसे हमने टेस्ट प्रोफाइल्स बनाए जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 5 साल पहले ही आपको डायबिटीज़ होने वाली है, आपकी किडनी खराब होने वाली है, या कहाँ से हम उसको सही कर लें, या और भी बहुत सी बीमारी है। उसके साथ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है यानी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपका वेस्ट साइज हाई है जो हमने पहले बात की, ओपेसिटी, और आपका एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम है। अगर आप में इनमें से कोई 1, 2, 3 या ये सारे कॉम्बिनेशन आपके शरीर में पाए जाते हैं तो समझ लो आप उसी वक्त से मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। और इसीलिए आपको ताज्जुब को जान के, इंडिया की 90% एडल्ट पॉपुलेशन अगर देखी जाए, आईसीएमआर की रिसेंट स्टडी थी, वी आर ऑल इन लिविंग इन दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये येलो जोन में जी रहे हैं जो फटाफट लाल की तरफ जा रहा है, हम डायग्नोजेबल डिजीज की तरफ जा रहे हैं। और इवन लोगों को लगता था पहले कि यंग लोगों को डायबिटीज़ नहीं हो रही, अब तो हमारे पास इवन छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं नॉट टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ लेके। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही सिनोनिमस है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ। और आप देखेंगे सिनोनिमस है तो जितनी भी बीमारियां आप देखोगे 95% ह्यूमन डिजीज में यू विल फाइंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एज द लेटेंट कॉज, यानी छुपा हुआ कॉज है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है। और आप जब इंसुलिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें लेवल लिखा होता है फास्टिंग इंसुलिन का 25, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब सेकंड सिस्टम आते हैं, क्यों हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है उसको समझाएं, और इसी को रिवर्स करने का ही एम है जो उसका तरीका है प्रोत्साहन प्रोग्राम। सिस्टमिक इलनेसेस कितने भी आप नाम ले ले, कैंसर, हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इनफर्टिलिटी, फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिमेंशिया, एल्जाइमर डिजीज, गाउट, आर्थराइटिस, ये सब के पीछे जो कारण है इन सब का जो है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्यों, मैं आपको रिसर्च पेपर शो करूंगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के ये रिसर्च पेपर्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। कैंसर इज़ ए मेटाबॉलिक डिजीज, थॉमस सेफ्रिड की ये बुक है, इन्होंने बहुत रिसर्च किया, ही इज़ द मोस्ट प्रिंटेड, जिन्हें सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर अगर कैंसर पर प्रिंट किए हैं तो ये। और इनका मानना है कि शुगर और हाई प्रोटीन डाइट से कैंसर सेल्स को जीवन मिलता है, और वही कैंसर को रिवर्स करना है तो ये 2 चीज़ें हमें कम करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल हम उल्टा चलते हैं, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ऑटो इम्यून डिजीज यानी गठिया, जोगरन सिंड्रोम, गाउट, इवन आपको वेस्कुलाइटिस होता है, बहुत सी बीमारियां, जोगरन सिंड्रोम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सब के पीछे भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हाथ है। उसके बाद साइकेट्रिक इलनेसेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सिजोफ्रेनिया, इन सब को भी अगर आपको ठीक करना है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिव्यू करना ही पड़ेगा, रिवर्स कर। एंड आप तो साइंटिस्ट एंड नए डॉक्टर्स, WHO की भी टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, एल्जाइमर को हम लोग अब टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कैंसर हो या एल्जाइमर डिजीज हो, आप देखेंगे
80% वार्ड्स में जो वेट कर रहे होते हैं पेशेंट्स, उनमें आप देखोगे लॉन्ग टर्म डिजीज यानी डायबिटीज पाएगी, उसके बाद ही ये अल्जाइमर या कैंसर जैसी बीमारियां आती हैं। इसीलिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पहला मेटाबॉलिक साइकेट्रिक क्लिनिक खोला है, जो कि साइकेट्रिक इलनेसेस को ट्रीट करते हैं दवाइयों के साथ साथ, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी रिवर्स करने की कोशिश, तभी वो सक्सेसफुली ठीक कर पाते हैं। यही प्रोत्साहन प्रोग्राम का भी एम है। उसी साथ इम्यूनिटी, जो आप सब लोग आजकल खरीद रहे हैं ना, इम्यूनिटी 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 बेच रहे हैं सब लोग कि ये ले लो, वो पी लो, ये खा लो, ये वाला हर्बा लाइफ ले लो। रामदेव जी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब लगा दिया कि बस घोल घोल के इम्यूनिटी बेचे जा रहे हैं। एक्चुअली इम्यूनिटी क्या होती है पहले हम समझ तो लें, हमें पता ही नहीं इम्यूनिटी क्या होती है। तो जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी होती है, हमारे जितने इम्यून सेल्स कौन से होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। क्या है? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजिस, ये सारे साइट्स आप देखेंगे जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, क्रॉनिक डिजीजेज में हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, प्रो इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स रहते हैं और लिम्फॉइड टिश्यू खराब होते हैं, तो ये सारे सेल्स सही से काम नहीं कर पाते, इसीलिए इम्यूनिटी हमारी खराब होती है। इम्यूनिटी का जो कोर है वो ये है आपके सामने। जब भी कोई इम्यून सिस्टम खराब करने वाला बैक्टीरिया आता है हमारे पे, या माइक्रोब आता है, या वायरस आता है, जैसे कोरोना वायरस आ गया, तो हमारे यही न्यूट्रोफिल्स, ये सेल्स जाते हैं, कुछ तत्व हमारी बॉडी में निकलते हैं जिनका नाम है, ये आगे जाके हम डिटेल करेंगे अभी, इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, IL-1, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, यही हमें इन्फ्लामेशन देते हैं। हमारा को फीवर आने का कारण भी यही है, इसलिए हम फीवर को उतारना कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है। हाँ, बहुत हाई फीवर हो तो आपको जरूर मैंने, उसके साथ ये ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, ये सब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सब हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसकी वजह से ये सब एक्टिवेट होते हैं जब कोई माइक्रोबियल आता है उसको मारने के लिए। इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काम कर पाता है। इन्हीं सब कीमोकाइंस यानी इन केमिकल की वजह से ये इम्यून मार्कर्स होते हैं। ये रिसर्च पेपर है, देखेंगे आप। मोस्टली जितने भी हमारे इम्यून सेल्स है, सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट करता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी बिगड़ती है। अब बात करते हैं सिस्टमिक इम्प्लीकेशन। समझ लिया आपने कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे हम लोगों ने ओबेसिटी, खाते पीते घर के हैं जी हम, या डायबिटीज़, कोई बात नहीं, शुगर है दवाई ले लेंगे, कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको, सोसाइटी ने इसको नॉर्म बना दिया है। मतलब कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो भाई सच्चाई है, ये होना ही है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। बट ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपने समझा सिस्टमिक इलनेस को, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कितना ज़रूरी है। अब सेलुलर बेसिस पे आते हैं, क्यों मेटाबॉलिक सिंड्रोम इतनी सिस्टमिक डिजीज देता है? 90% ह्यूमन डिजीज अगर ये देता है तो कुछ तो कारण होगा। देखिए, जब आप विस्लर एडिपोसिटी, यानी कि जब आपके ऑर्गन्स में फैट जमने लगता है, कहते हैं ना फैटी लिवर, तो क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जिसको साइटोकाइंस, लेप्टिन, लेप्टिन वही सटाइटी हार्मोन है। आप खाना खाते हैं ना, मोटे लोग, शुगर पेशेंट लोग खाना खाते हैं फिर भी उन्हें भूख लगती रहती है, उनको तृप्ति नहीं होती, वो उसके पीछे यही हार्मोन की रेजिस्टेंस है। इंसुलिन, जिसकी मैंने बात की, ग्लूकोज की एक्सेस खाना, हाई IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये compete करता है इंसुलिन के साथ, तो इंसुलिन और कम काम करता है। ये कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट, जो आप दूध के बड़ा प्यार है ना, दूध के बिना जी नहीं सकते, दिन में 3-3 4-4 बार चाय, फिर गर्मी है तो रात को क्रीम वाली आइसक्रीम। उसके साथ साथ ये साइटोकाइंस, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पेसीज, जो हम जब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होते हैं तो सेल्स इस तरह के, हाई CRP, कोई नहीं कराता CRP, HSCRP को सिर्फ ये लोग बोलते हैं कि सिर्फ कार्डियो स्पेसिफिक मार्कर, ऐसा नहीं है। आप लोग क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी मार्कर के CRP यूज़ करते हैं। हम अपने प्रोत्साहन प्रोफाइल में सबसे पहले ये टेस्ट इंसुलिन और CRP ज़रूर कराते हैं। ईस्ट्रोजन की सिग्नलिंग, ये भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे फाइटो ईस्ट्रोजन कम होता जा रहा है, और फॉल्स ईस्ट्रोजन, जिसको हम लोग जीनो ईस्ट्रोजन कहते हैं, कैसे हमें मोटापा ये देता है। ये सारे कीमोकाइन जब सेक्रीट होते हैं तो हमारे सेलुलर डैमेज, सेलुलर की ऑर्गन्स है, हमारे हर सेल में कुछ ऑर्गन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, DNA है, RNA है, इन सब पे ये डैमेज करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं। अब देख रहे होंगे। और जितनी हेल्दी हैबिट है, गुड इन्वायरमेंट में रहना, एक्सरसाइज रेगुलर करना, हेल्दी फूड, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया को पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, सेल्स को पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। इसी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जितने समय हम रहते हैं, उतना ही ज़्यादा हम माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज प्रोडक्ट, जेनेटिक म्यूटेशंस, माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना एक DNA होता है और सेलुलर DNA, दोनों में म्यूटेशन होती है, और इसी वजह से हमारी एजिंग फास्ट होती है, हमें बीमारियां मिलती हैं और हम बीमार होते रहते हैं, और बहुत सारी डिजीजेज ऐड होनी रहती है। क्या होता है बीमार सेल्स? क्या है बीमार सेल्स? वही सेल्स है ना जिनके ऑर्गेनली ठीक से काम नहीं कर रहे। आप अपने आप को बीमार बोलते हो ना, क्यों बोलते हो? हमारे ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं, किडनी ठीक काम नहीं कर रही, लिवर ठीक काम नहीं कर रहा, ब्रेन में स्ट्रोक आ गया। जब हमारे ऑर्गन्स ठीक काम नहीं करते, हम बीमार हो जाते हैं। सिमिलर सेल काम नहीं करता तो सेलुलर बेसिस पे बीमारी आती है। अब क्या क्या ये
माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज है, देखिए यही हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, कॉजेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। शुगर आ गया, प्रोसेस फूड, आपकी चाय आ गई, इधर आइसक्रीम आ गए, पेस्ट्री प्रोडक्ट्स आ गए, सब कुछ आप जहाँ चीनी से, हलवा, गुलाब जामुन, सब। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, बैठे रहते सारा दिन इस कुर्सी से, प्यार है हमें, दिमाग दौड़ाते हैं, शरीर बिठाते हैं। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन एंड रेडिएशन, ऑफ कोर्स, हमारी स्लीप खराब होना, इन्फ्लामेशन, जो भी बात की, जितने इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं ये सब बड़े होते हैं जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, ऑफ कोर्स जब हम खाना ही गलत खाएंगे तो न्यूट्रिशन कहाँ से। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन सिर्फ सेल है, लेकिन उनको पढ़ने वाला एपिजेनेटिक्स तो हम खुद उस एनवायरनमेंट में जी के आते हैं। और एजिंग, ऑफ कोर्स एजिंग के साथ, बट जापानी लोग भी तो जीते हैं 90-90 साल तक बिना बीमारियों के, तो एजिंग को भी रोका, रिवर्स किया जा सकता है। यही सेलुलर डैमेज, डीएनए में एबनॉर्मेलिटी आई और सेल्स में डैमेज आया तो हमें बीमारियां मिली, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हुआ, जेनेटिक डैमेज हुआ, आप देखो आप कितने सारे हमें म्यूटेशंस की वजह से सारी बीमारियां मिली। अब वही रिसर्च पेपर्स, कैसे डीएनए, P53 जीन्स, इसे एक ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कहते हैं। ये जीन्स 80%, इसकी म्यूटेशन 80% कैंसर में पॉजिटिव पाई जाती, यानी कि अगर ये जीन म्यूटेट हो गया तो आपको कैंसर होगा। और आपको ताज्जुब होगा जान के कि यही एक जीन है जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी पार्ट, APM के जीन्स का एक पार्ट है। तो ये तो सबने बता दिया कि ये ट्यूमर सप्रेसर, बट ये किसी ने नहीं डिस्कस किया कि ये मेटाबॉलिक रिलेटेड जीन्स भी है। हमारे मेटाबॉलिज्म को सही चलाने का काम भी P53 जीन्स का है, और इसी की म्यूटेशन ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम करते हैं। डीएनए डैमेज, वही जो अभी हमने डिस्कस किया ना कि डीएनए डैमेज होता है, अब एक एक करके हमारे ऑर्गन्स के सेल में डैमेज आ रहा है, म्यूटेशन हो रही है, उनके माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं, तो जो उस सेल, उस ऑर्गन के सेल को काम करना है वो नहीं करता। तभी आप देखते हैं ना डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रीनल फेलियर आप बोलते हो, न्यूरोपैथी, पैरों के नीचे सुनपन आ जाता है डायबिटीज के, हाई बीपी से हमें स्ट्रोक होता है ना। तो ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम के एक्चुअली रिजल्ट्स हैं, जिसको हमने बीमारियों का नाम दिया ना, जो हम पढ़ते रहते हैं मेडिकल करिकुलम, एक्चुअली वो बीमारियां नहीं है, वो बीमारियों के रिजल्ट्स हैं। हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं। दैट इज वाई वी डू नॉट हैव ए हेल्थ केयर सिस्टम, वी हैव ए सिक केयर सिस्टम। जिस दिन हम हेल्थ केयर सिस्टम को समझ जाएंगे, समझा लेंगे, उसी दिन से हम ये सब जो इतना बर्डन हो रहा है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे, सॉरी सिक केयर सिस्टम पे, ये हटा सकते हैं। और आप भी अपने पेरेंट्स की, अपनी बच्चों की, अपनी आने वाली जनरेशन की बीमारी को समझ ठीक कर सकते हैं अगर आपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करना समझ। देखिए कैसे सेल डैमेज हो रहा है, ये नया एपिडेमिक जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का आ रहा है। ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो मैंने बताया कि रीजनरेट, और साथ साथ एंडोक्राइन ऑर्गन्स भी तो डैमेज हो रहे हैं, जैसे थायराइड जो आप बोलते हो ना, थायराइड के कहते हैं सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, वो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्योंकि हार्मोन्स को खराब करता है। ये सेल्स ही तो हैं इन ग्लैंड्स के जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की मजबूरी में हाइपर सेक्रेट कर रहे हैं या हाइपो सेक्रेट कर रहे हैं। ये देखिए ओबेसिटी, जिसको आपने पढ़ा, मोटापा को, मोटापा तो कुछ है ही नहीं, जापान में मोटापे पे भी टैक्स है, आपको पता हो तो, तभी वो सबसे हेल्दीएस्ट नेशन है। ये देखिए TP53 जीन्स कैसे म्यूटेट होता है, और डीएनए कैसे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सब रिसर्च पेपर हैं जो इस सब बातों को डिस्कस करें। अब एपिजेनेटिक्स का बेसिक्स बता देता हूँ मैं। डीएनए तो आपने पढ़ लिया, डीएनए होता है जीन्स, और ये जीन्स कहाँ होते हैं, ये होते हैं क्रोमेटिन, यानी कि एक धागा है हमारे डीएनए के अंदर, माइक्रो स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ये डीएनए ATCG जो हमारे बेसिक्स हैं, प्यूरिन्स हैं, जिन पे जो बेसिक हमारे डीएनए के रॉ मटेरियल है, वो इन पे अलग अलग सीक्वेंस में लगे होते हैं, अलग अलग परम्यूटेशन में, और उनके बीच में माला की तरह पिरोए जाते हैं ये हिस्टोन्स के ऊपर, इनको हिस्टोन बोलते हैं। तो डीएनए क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर एक साथ सेल में नहीं समा रहा था, तो एवोल्यूशन में क्या हुआ नेचर के साथ, जैसे हमारी माला में धागे पिरोए होते हैं ना, वैसे ही स्टोन्स के ऊपर हमारा ये क्रोमेटिन लपेटा होता है। जितना भाग लपेटा रहेगा उसको आप समझ के देखिए, अगर ये भाग खुलेगा तभी तो यहाँ से ये क्रोमेटिन पे हमारे बेसिस है, यहीं से तो mRNA कुछ पड़ेगा और नया प्रोटीन बनाएगा, ये जेनेटिक बेसिस है, थोड़ा टेक्निकल है, इसी को कहते हैं एपिजेनेटिक्स। हिस्टोन डीएसिटाइलेज ये एंजाइम है जो इसको खोलता है। अगर RNA यहाँ से पड़ेगा ही नहीं तो वो, मान लो यहाँ आपकी फैमिली में आपके फादर को डायबिटीज़ है मान लो, या आपके मदर को ब्रेस्ट कैंसर है, तो यहाँ वो जीन है इनकोडेड, बट आप इसको खुलना ही नहीं दे रहे हिस्टोन, ऐसी आदतें आपकी कि आप ये हिस्टोन HDAC को ऑन ही नहीं होने दे रहे, तो ये जीन आपका पड़ा ही नहीं जाएगा, आपको कैंसर होगा नहीं, डायबिटीज़ होगी नहीं। हमें इस क्रोमेटिन को डेंसली पैक्ड रखना है, डीएसिटलाइज रखना है। ये कंडेंस क्रोमेटिन जितना होगा उतना ही हेल्दी आपका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है, उतनी ही स्टेबल आपकी जेनेटिक्स होती है, उतना ही कम आपको कैंसर होता है। ये एपिजेनेटिक्स है।
ये देखिए ऐसे और एपिजेनेटिक्स कैसे ठीक होता है, ये हम जब रिवर्सल की बात करेंगे तब आपसे बात करते हैं। सेलुलर बेसिस भी अब समझ लिया, अब बात करते हैं कॉजेज के ऊपर कि क्या कॉज है इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। उससे पहले हम समझ लें कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्चुअली ह्यूमंस में आ क्यों रहा है या क्यों इतनी फास्ट बढ़ गया। जैसे डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट या बहुत समझदार स्पीशीज नहीं है जो सर्वाइव करती है, जो अडेप्ट कर जाती है सिचुएशंस के हिसाब से, वही सर्वाइवल है। लेकिन हम डॉक्टर्स बीमारियों को, और यही हमारी वाइटल फोर्स हैनमैन, डॉक्टर हैनमैन फाउंडर होम्योपैथी ने भी बताया, एक्चुअली जो हमारी अडेप्टेशन है, हमारे पेट में हमने ओवर ईटिंग कर ली मान लो, तो पेट में दर्द हुआ, ये अडेप्टेशन है वाइटल फोर्स का, जो हम जिसको आप लोग आत्मा परमात्मा जो भी नाम देना चाहो। एसिडिटी हो रही है, वो हमारी बॉडी इंडिकेट करिए भाई कम खाया करो, अगली मील थोड़ी डिले कर लो, तो वो क्या है, वही सिम्टम है, इसी को हम रीड करते हैं और उसी को हम बीमारी का नाम देते हैं। ये किताब मैंने पढ़ी थी सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट, इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे हम मतलब हमने जैसे खेती बाड़ी सीखी, शिकार करना बंद किया, हमें रोज़ खाना मिल रहा है, हमने स्टोरेज सीख ली, अब उसके बाद चीनी का इजाद हो गया, हमने चीनी खानी शुरू कर दी, धीरे 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 हमें जो है, हमारी मॉडर्न मेडिसिन इसको समझती नहीं है, ये हमने धीरे धीरे जेनेटिक इनहेरिटेंस में ले ली और धीरे 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 हमें डायबिटीज़ आ गई। अब इतनी शुगर आप खा रहे हो, अब शुगर ब्लड में घूमेगी तो ये तो बॉडी के लिए, सेल्स के लिए ख़राब है, तो बॉडी बोलती है इसको किसी तरह तो कम करूँ, तो वो इंसुलिन लेवल बढ़ाती है, इंसुलिन लेवल बढ़ाती है, तभी इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। आप सबके सोचते होंगे ये बड़ा मिथ है कि भाई इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, उल्टा है, इंसुलिन ज़्यादा होता है तब डायबिटीज़ होता है। लेकिन जब बहुत टाइम डायबिटीज़ रह जाता है और हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं और बाहर से इंसुलिन लेते हैं, तो फिर पैंक्रियाज बोलता है जब ये बाहर से करिए तो अब इंसुलिन बनाने की जरूरत ही नहीं है, तब इंसुलिन गिरता है। एडवांस डायबिटीज़ स्टेजेस में इंसुलिन कम होता है, पहले नहीं। तो इस हाइपर इंसुलिन स्टेट का ये हमारा एक अडाप्टेशन है, फिर इस इंसुलिन से हमें मोटापा आता है और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम मिलता है, ये एक तरह का अडाप्टेशन है। यही गीता में, भगवत गीता है, कोई नई बात नहीं हम कर रहे हैं, हमारे वेदों में बहुत पहले से ये सब बातें मैंशनड है, बस हमने पढ़ना छोड़ दिया, हम मॉडर्न मेडिसिन के बारे में फैसिनेट हो जाते हैं, उन्हीं को हम रीड कर रहे हैं, उन साइंटिफिक पेपर्स को अब छाप रहे हैं जो हमारे वेदों में लिखा है। यही लिखा है ना भगवत गीता में कि आत्मा के बिना हम कुछ भी मतलब मैनिफेस्ट नहीं कर सकती हमारी बॉडी, यही है डॉक्टर हैनमैन ने बोला है। इसी वाइटल फोर्स या इसी अडेप्टेशन की लैंग्वेज को हम सिम्टम्स कहते हैं और इसी से हम डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं। आपने देखा होगा सब लोग, आप घर में पेरेंट्स के बारे में, अपने बारे में भी सोच रहे होंगे, मेरे भी स्कूल फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, जैसे उसमें 50 के करीब लोग एडिड हैं, उसमें सिर्फ 2 लोग हैं जैसे मैं है और एक फ्रेंड है जो दवाई नहीं लेते। लेकिन 80% डॉक्टर्स खुद, एडल्ट डॉक्टर 40 की एज के बाद खुद ये इनमें से किसी एक चीज़ की दवाई ले रहे हैं, 1 या 2। तो जब हम डॉक्टर्स को नहीं पता तो पेशेंट्स को कैसे पता होगा। ओबेसिटी है जी, फैटी लिवर है, हम दवाई खा रहे हैं, डायबिटीज़ है, हाँ दवाई से कंट्रोल है, हाई बीपी है, कंट्रोल है, कंट्रोल है, कंट्रोल है, ये कंट्रोल है सिंड्रोम हम सबको हो गया, दिन में 16 17 गोलियां हमें खानी पड़ रही। एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट आपको और वर्स बना देती है और डेथ की तरफ ले जाती है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस रहता है सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। क्यों वो डायबिटीज़ हो रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसके पीछे किसी का ध्यान नहीं। दूसरा, हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, कंट्रोल है सिंड्रोम, एक तरफ से गोली चल रही है, आगे दिख गई शादी में, गया अरे इतना बढ़िया हलवा बना है मूंग दाल का, इतने बड़े गुलाब जामुन, आज गर्मी बहुत है, आइसक्रीम तो चाहिए चाहिए, खा लेंगे एक गोली एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर तो क्या करती हैं डायबिटीज़, तो माइक्रोवेसल डिजीज़ दे रही है, जो हमने अभी बात की, एंडोथेलियल डैमेज, जिससे हमें स्ट्रोक, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी, साथ में आपके पैरों में जो नमनेस होती है जिसको हम लोग पेरिफेरल न्यूरेस्थेजिया बोलते हैं, न्यूरोपैथी बोलते हैं, रीनोपैथी बोलते हैं, ये सब क्यों आ रही है, इसीलिए आ रही है इंसुलिन की रेजिस्टेंस, ये सब बीमारी दे रही है जो हमने बात डिटेल में डिफाइन किया मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और साथ के साथ जो दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, सबसे कॉमन दवाई मेटफॉर्मिन, बीपीओ कम करने वाली सबसे कॉमन दवाई एस इनिबिटर, वीडाग्लिप्टिन, और जो रोज टॉफ़ी की तरह आप खाते हैं, एसिडिटी हो जाती है जी, रेनिडिन, इन सब में कार्सिनोजन मिला। ये WHO का ऑफिशियल पेज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो एक तरफ से बीमारी मार रही है, फिर उसकी दवाई ले रहे हैं, वो अलग मार रहे हैं हमें। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस इज सिनोनिमस विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये समझ लिए। अब आप गूगल करोगे ना इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो उसमें लिखा है कि इसका ट्रीटमेंट तो है बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड। क्यों भाई? आप, हम इस बात को गलत प्रूव करेंगे आज साइंटिफिकली, वी हैव क्योर्ड इट एंड हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले समझ लो होता क्या है। इंसुलिन हमारी बॉडी में क्यों होता है, इंसुलिन शुगर को या ग्लूकोज जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसको सेल्स के अंदर ले जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है, वो क्यों होता है वो भी बताएंगे आगे जाके, तो हमारी बॉडी के अंदर ये शुगर जा नहीं पाता,
अब शुगर तो हमारी बॉडी का फ्यूल है, जैसे आपकी बाइक में टैंक में तो फ्यूल है, लेकिन किसी वजह से कुछ कूड़ा आ गया आपके कार्बोरेटर में, तो वो फ्यूल इंजन में नहीं जा रहा, तो इंजन चलेगा नहीं चलेगा। अब इंजन चलेगा नहीं, बाइक चल नहीं रही, तो आप तभी डायबिटीज़ लोग थका हुआ फटीग्ड महसूस करते हैं, उन्हें फिर दोबारा भूख लग जाती है, क्योंकि वो सेल्स को तो एनर्जी मिली ही नहीं, तो फिर ये बार बार खाते हैं और ये विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। एक तरफ से भूख लग रही है सेल्स को, वो आप और खा रहे हो, अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हो, शुगर जा रही नहीं है, पैंक्रियाज इंसुलिन बढ़ा रहा है, फिर मोटापा बढ़ रहा है, ये चलता रहता है। इसी का सिनोनिमस है लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन में भी होता है, आपको सटाइटी होती नहीं, आप और खाते हो और लेप्टिन होता है, फिर लेप्टिन रेजिस्टेंस। जिस चीज़ की ज़्यादा हो जाती है जो हार्मोन बॉडी में, वो एक तरह से रेजिस्टेंस हो जाता है। थायराइड में भी ऐसे ही, थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है तो हम रेजिस्टेंस हो जाता है, टीएसएच जब बढ़ जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस आप देखेंगे 85% डिजीज डेथ के लिए कॉज है वर्ल्ड में। अब बात इंसुलिन रेजिस्टेंस की समझ ले, क्यों हम प्रोसान प्रोफाइल में ये टेस्ट कराते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछ के करवाया भी है, और करवाने के बाद क्या होता है, इंसुलिन का लेवल जब आपको गड़बड़ शुरू होती है ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, तो अराउंड 3-4 के बीच में, 5 से नीचे होना चाहिए, आप समझ लिए इंसुलिन। और दिया कितने उस रेंज में, 25, क्योंकि हम चाहते ही नहीं, हम हमारा सिक्योर सिस्टम है ना, हमारे पास आप आओगे नहीं बीमार होगे तो हमारे को पैसे कहाँ से कमाएंगे, तो हम चाहते ही नहीं है कि आप सही से पहचानो बीमारी। तो इसीलिए प्रोत्साहन प्रोग्राम में हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, आपका ब्लड फास्टिंग शुगर आप 90 लाते हो, आप बहुत खुश हो जाते हो, 90 इंसुलिन कोई कराता ही नहीं है पहले तो, चलो करा लिया। तो जब आपकी इंसुलिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम शुरू होता है तो 3 पे आता है, फिर बढ़ के 5-7-8 साल में, ये डिपेंड करता है कितनी आप खराब लाइफ स्टाइल रहे हो, ये जल्दी भी हो सकता है, तो 9-10 पे आता है। यहाँ आपको अलार्म बज जाना चाहिए बस, कि बस 10 के ऊपर तो आपको स्ट्रिक्ट सीरियस हो ही जाना चाहिए, नहीं तो आपको 5 साल में डायबिटीज़ होने वाली है। फिर ये थोड़ा थोड़ा शुगर बढ़ता है, आप अभी भी खुश हो क्योंकि भाई शुगर तो नॉर्मल ही है, क्या हो गया, लेकिन इंसुलिन 15 पहुंच गया, यानी इंसुलिन की रेजिस्टेंस शुरू हो गई। फिर पहुंचता है शुगर 110, आप बोलते हो ना, तब भी चल जाता है, लेकिन इंसुलिन पहुंच गया 20, तब भी रेंज में इंसुलिन तो, लेकिन आपको पता ही नहीं है, किसने बताया नहीं। अब आपकी शुगर हो गई 80, अब आप बोलते हो अब मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन अब इंसुलिन कहाँ पहुंच गया, 25, यानी अब रेंज पार करता है। तो आप वेट कर रहे हैं क्या डायबिटीज हो, तब हम इंसुलिन को रिवर्स करेंगे। इसीलिए प्रोत्साहन प्रोग्राम में इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट कराते हैं। मेरा 5 से नीचे आता है मोस्टली, बिकॉज आई एम ए वेरी एक्टिव एथलीट, लेकिन आप लोगों का 10-12-15 तो नॉर्मली रहता है। और सीआरपी भी इसलिए लगातार बढ़ा रहता है, आप क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी मार्कर में हो। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी मार्कर है सीआरपी, बहुत सस्ता टेस्ट है, कोई बहुत महंगा नहीं है। इंटरल्यूकिन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये थोड़े हाई लेवल टेस्ट है, रिसर्च पर्पस के लिए होते हैं। बट सीआरपी, एचएससीआरपी करवा के आप जान सकते हो कि आपके अंदर इन्फ्लामेटरी मार्कर ज़्यादा है या नहीं। इसी टाइम बम को हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम या अडेप्टेशन को, जो हमने बात की, हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम दिया। ये जो फंक्शनल इलनेस दिख रही है ना, यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब यहीं से रिवर्स करके हमें ग्रीन जोन में जाना है, यहाँ नहीं जाना। लेकिन आप कहीं पे भी किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, जब तक डायग्नोसिस का नाम नहीं लिखते तब तक वो इलाज ही नहीं शुरू करते। तो हमारा फिर आगे ना बात, सिक केयर सिस्टम है। क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, अब आपके पास भी होंगे ज़रूर, पेरेंट्स का खासकर एज के साथ। अब दवाइयों की संख्या देखो, बीमारियों के नाम देखो, टाइप 2 डायबिटीज़ विद हाइपरटेंशन, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब ये साथ में ये सब तो चल रहा था कई सालों से, एक्सेप्टेड था, कर लिया एक्सेप्ट, जैसे आप एक्सेप्ट करके बैठे हो। फिर क्या हुआ, अचानक एक टाइम बम फटा, क्या हुआ, सीवीए, कोरोनरी सॉरी सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। क्या मतलब, स्ट्रोक, लकवा मार गया इनको। अब कैसे रिवर्स करो, अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, क्या क्या डायग्नोसिस है पढ़ लीजिए। नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी हार्ट अटैक आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, साइलेंट अटैक आ गया, मॉडरेट डिस्फंक्शन हो गया, ग्राफ्ट डाला हुआ है, इतना कुछ देखो। अब डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन। तो हमने जब शुरू में, जब इंसुलिन 3 पे था, तब क्यों नहीं ध्यान दिया। वो कह रहा है क्यों ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ रहा है, क्यों अडाप्टेशन हो रहा है। हिस्टोरिकली जब हम शिकार करके खाते थे, हमारे पूर्वज थे, फिर भी अभी भी 50-60 साल पहले अपने पेरेंट्स से या अपने दादा दादी से आप पूछेंगे तो पता चलेगा, इतने हम लोग ना तृप्त नहीं थे, फ्रिज नहीं थे, वॉशिंग मशीन नहीं थी, खाने हमें मिलता ही, एक वक्त की 2 वक्त की रोटी मिलना, बोलते थे ना डायलॉग की, 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो हम अमीर मानते, एक वक्त की रोटी मिलती थी। तो हम रेगुलर, कभी शादी पार्टी हुई तो हमने फास्ट फीस्टिंग कर ली, नहीं तो फिर हम भूखे सो गए, ऐसे चलता रहता है, तो बैलेंस बना हुआ था। तो जब हम पार्टी करते, फीस्ट करते, कुछ भी चीज़ आप मुंह में डालते हो, मीठी हो, नमकीन हो, कुछ भी हो, डिपेंडिंग और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात डॉक्टर गरिमा लास्ट में करेंगी, तो इंसुलिन सेक्रेट होता है। एंड इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन, बस इस बात को समझ लो, पट्टी बांध लो, क्यों वो मैं अभी बताऊंगा।
तो जब हम फास्ट फीस्टिंग करते हैं यानी पार्टी करते हैं, खा रहे होते हैं, तब हमारा इंसुलिन बढ़ा होता है, तब हम फैट स्टोर कर रहे होते हैं। बट पास्ट में तो हमारे पास फेमिन भी होता था, कभी सूखा पड़ गया, कभी बारिश नहीं हुई, तो इंसुलिन कम भी हो जाता, तो हम अपना वेट लूज भी कर देते, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता था। ये चलता रहता था प्रोसेस, और हमारे को इतनी बीमारियां नहीं थी। अब पिछले 30-40 साल से जब से शुगर मिल्स खुल गई हैं, शुगर, हम किसी भी फसल से ज़्यादा गन्ना और वीट उगा रहे हैं आज की डेट में। इससे हमारी हेल्थ भी बिगड़ी है, हमारे सॉइल की हेल्थ भी बिगड़ी है, हमारे किसान की हेल्थ भी बिगड़ी है। इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन। जैसे जैसे इंसुलिन निकल रहा है, ये आपका रोज का ग्राफ है। रात को डिनर किया, इंसुलिन आई था। सुबह उठने से पहले थोड़ी देर जब कुछ नहीं खाया, तब ये थोड़ा, वो भी आजकल नहीं होता क्योंकि सोने से पहले आइसक्रीम खाई होती है हाई लेड शुगर लेडन। फिर जैसे ही नाश्ता किया, थोड़ी देर फिर लंच किया, फिर चाय पी ली, फिर इवनिंग टी पी ली, फिर डिनर कर लिया, फिर आइसक्रीम खा ली। ये जितना रेड जोन है सारा इंसुलिन हाई जोन है, फैट स्टोरिंग जोन है। जब हम व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं, तो ये ग्रीन जोन आता है, तो हमारा इंसुलिन बर्निंग जोन आता है, क्योंकि इंसुलिन नीचे चलेगी, फैट बर्निंग जोन नीचे। और जब लंबे फास्ट रखते हैं, जैसे मैं हर एकादशी पे 24 से 36 घंटे फास्ट रखता हूँ, तो ये और लंबा जोन। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को आगे जाके रिवर्स करने का तरीका क्या आएगा वो समझाएंगे। अब क्या हो गया 1950 के बाद से या 70 के बाद से, जब हम बड़े समृद्ध हो गए हैं, सिविलाइज्ड हो गए हैं, तो हमारी इंसुलिन हमेशा ही बड़ी रहने लगती है, नीचे जा ही नहीं रही है। यही रीज़न है। अब देख लो ना, अब क्या हो रहा है, ब्रेकफास्ट सीरियल क्या बोलते हैं। आपने आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट किया क्या? ये सारे केलॉग्स, म्यूसली, पता नहीं क्या क्या आजकल, ओट्स, रेडी टू ईट वाले। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, इससे बड़ा झूठ हमने नहीं बेचा किसी को। तो ये हम ऐसा कर रहे हैं, 3 तो मील ले रहे हैं अब, 2 की जगह। 3 मील के बाद फिर हमें चाय चाहिए 2 टाइम की, फिर रात को आइसक्रीम चाहिए, फिर हमें शुगर लेडन ड्रिंक्स चाहिए, ठीक है। फिर आप बच्चों के हाथ में देखोगे आज शुगर बॉम्ब्स होते हैं आज के। क्या शुगर बॉम्ब? ये आपके शुगर बॉम्ब। आगे कंपनियां स्टारबक्स, ये कितनी सुंदर सुंदर, ये जितने आपके सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड, खुद तो इसको हाथ भी नहीं लगाते और आपको बेच रहे हैं। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हमने समझ लिया। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम को नापना कैसे है, इसका मेजरमेंट क्या है इसका टेस्ट? सिंपल टेस्ट है, कुछ नहीं करना है, बहुत सस्ता टेस्ट है, 500-700 रुपये के अंदर हो जाता है। आपने शुगर फास्टिंग नाप लेनी है और इंसुलिन फास्टिंग टेस्ट करा लेना है, बस एक ही सैंपल में। इसके साथ सीआरपी करा ले तो और बेहतर हो जाएगा। क्या करना है फिर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जापानीज डॉक्टर ने ये होमा आईआर, इसे कहते हैं होमा इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये मेजर है। होमा मीन्स होमोस्टैसिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों जो आएंगी रीडिंग, और उसको 405 से डिवाइड कर दीजिए। इससे आपके पास एक इंसुलिन सेंसिटिविटी का एक इंडेक्स आ जाएगा। ये इंडेक्स जो है हेल्दी लोगों में, अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है तो 1.5 या उससे नीचे होना चाहिए। जितना ये 1.5 से ऊपर है उतना आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और 5 और 6 के आसपास तो आपको डायबिटीज़ हो ही जाती है, आपके HbA1c बिगड़ ही जाता है। तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्रॉनिक डिजीज, ये बात समझ लीजिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अब हमने समझ लिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इस तरह की 16-17 दवाइयों वाली, डॉक्टरों के स्टेटस को और वेटिंग रूम में अपना टाइम खराब करने वाली ज़िंदगी आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल। ऐसी ज़िंदगी करते हैं ना, क्यों भाई जापान ऐसा अलग क्या कर रहा है, क्यों उसके लोग 90-100 साल तक जी रहे बिना बीमारियों के? और क्या हम गलत कर रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, मतलब ऑलमोस्ट 90% एडल्ट पॉपुलेशन ऐसे मोटा सा पेट लेके घूम रही है? क्या वजह है? इसी वजह के लिए प्रोत्साहन प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है। इसके हम 5 बेसिक पिलर्स हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम: डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की आपको नॉलेज देना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, डीएनए डैमेज शुगर तो करती है, बट आपकी फेवरेट, जो आप लेडीज स्पेशली हेयर कलर लगाते हो, बेंजीन, सबसे बड़ा कार्सिनोजन है, लेकिन आपको पसंद है क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की नॉलेज नहीं है। अब आप पूछोगे उसका अल्टरनेट, मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इवन जो खादी ग्राम उद्योग, रामदेव जी, आयुर्वेदिक मेहंदीज हैं, उनमें भी बेंजीन मिलता है, और उनमें भी एलर्जीज के केसेस हमारे क्लिनिक आते हैं। फिर आती है मेडिसिन। अगर आप लोग ऑलरेडी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, क्योंकि आपको आज पता चला, पहले तो पता नहीं था, तो उसको रिवर्स करने के लिए हमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ, कुछ न्यूट्रास्यूटिकल एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं। फिर आपको ये नॉलेज देते हैं हम इन चीज़ों की, जो आप फिर करते हो तो रिवर्स होती है। फिर थोड़े टाइम बाद जाके हम होम्योपैथी दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ भी बंद कर पाते। तो अब कॉजेज रिवर्सल की बात करें, कॉजेज की बात करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस की क्या कॉजेज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की क्या कॉजेज? ये 7 कॉजेज है, इसमें 4 डाइट से रिलेटेड है, 2 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और 1 स्ट्रेस से। डाइट से रिलेटेड कॉजेज क्या है? कैलोरी सरप्लस डाइट खाना। अगर हम डाइट समझ लेना तो अगली मील से हमारी दवाई चालू हो जाती है, रिवर्सल चालू हो जाता है, अगर डाइट सही कर ली।
हमारी स्टैंडर्ड डाइट ये है, वेरी सैड डाइट, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, स्टैंडर्ड इंडियन डाइट भी यही है। आप अपने आप से भी पूछना, 70 से 80% आपकी कैलोरी इंटेक कहाँ से आती है, और वो भी कैलोरी सरप्लस आती है। कहाँ से आती है, हमने क्या लिखा है इसमें, कैलोरी सरप्लस डाइट खा रहे हैं आप। नंबर 1 पे क्या है वो, दूध, चीनी और अनाज, बस इन 3 से आता है। कितनी आप सब्जियां खाते हो, जितनी एक रोज खाने से पूरे हफ्ते, कितने आप रॉ फ्रूट्स खा लेते हो, कितने नट्स खा लेते हो, वो बहुत ही कम, मिनिमम 10% भी है कैलोरी कम हो जाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने बिना आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट नहीं कर सकते, यानी अपनी कैलोरी सरप्लस कम नहीं, अनाज कम किए बिना नहीं कर सकते, दूध कम पिए के बिना नहीं कर सकते। 98% इंडियंस जो हैं इनफ वेजिटेबल्स ही नहीं खाते। पका के खाओगे, उसमें आलू ठोक दोगे, उसके बाद पूरे हफ्ते में जितनी खानी चाहिए, मतलब एक दिन में जितनी खानी चाहिए पूरे हफ्ते में मिला के भी नहीं खाते, इसीलिए फाइबर नहीं जाता, इसलिए कैलोरी सरप्लस जाती है। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट, इस पे हम वीडियो ग्रुप में डाल चुके हैं, बहुत डिटेल्ड वेबिनार हम कर चुके हैं इस लड़ाई को। अब इस मतलब हमारी हार्ड वायर थिंकिंग है ना इंडियंस की कि दूध के बिना ज़िंदगी नहीं है, ये बहुत गलत है। इस पर मैं बहुत समय नहीं लगा पाऊंगा अब, क्योंकि ये बहुत लंबा वेबिनार बन जाएगा। बट एक बात समझ लिए, दूध से ही सभी बीमारियां हो रही है, दूध से ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। क्यों है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, गाय को जो हार्मोन स्टेरॉइड दे रहे हैं वो है, उनको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, मिथ्योनिन जो कैंसर देता है, फिर होमोसिस्टिन मिथ्योनिन से ही मिलता है जिससे कोरोनरी आर्टरी स्ट्रोक होता है। इतने सारे जो जानवरों के वायरसेस, बीमारियां, बैक्टीरिया हमें मिलते हैं। जीनो ईस्ट्रोजन, इसकी डिटेल में बात करूंगा क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेडीज़ को ये पता होना बहुत ज़रूरी है, हमें भी। इसी से मोस्टली कैंसर्स हमें मिल रहे हैं, और वर्ल्ड हंगर कोई पैदा कर, एक वेजिटेरियन के लिए खाना उत्पादन करने के लिए जितनी रिसोर्सेज लगती हैं, उससे पिछ मतलब उतने में हम, मतलब एक नॉन वेजिटेरियन का खाना जितने में उत्पन्न करते हैं उतने 75 वेजिटेरियन लोगों का खाना पैदा कर सकते हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि हमें मीट बहुत पसंद है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत। इसके बाद लो फाइबर डाइट खाना। अब जब सब्जियां ही नहीं खा रहे, रॉ तो खाते ही नहीं है, कभी खाई आप में किसी ने पालक या लेटस कच्ची, कितनी खा ली होगी। तो लो फाइबर डाइट खाने से क्या होता है, ये भी एक, लो फाइबर की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, कैंसर्स होते हैं, कोलोन कैंसर्स होता है। ये पूरा एक समरी है कि अगर आपकी डाइट में फाइबर ज़्यादा होगा तो आपकी शुगर उतनी कम अंदर जाती है, एब्जॉर्ब भी नहीं होती। जो एक्स्ट्रा बेकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कैलोरीज ज़्यादा हैं, वो ऐसे की ऐसे मोशन में निकल जाती है, और आपका पेट फाइबर से भर जाता है। फाइबर लो इन कैलोरी होता है। जितनी भी हाई फाइबर डाइट है, ब्रोकली है, कैबेज है, नारियल है, और गुड फैट हैं, ये सब लो इन कैलोरीज है। तो कैलोरी डेफिसिट यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि इंसुलिन, सबको आपने कम कर लिया। फिर आता है कैसे डाइट खाते हैं हम लोग। जापानीज लोग जब पेट भरता है उससे एक रोटी कम खा लेते हैं, यानी 80% पेट को भरते हैं सिर्फ, और बीच बीच में फास्ट भी करते हैं, तभी वो लंबा जीते हैं। हमारे वेदों में भी बताया गया, हमने कोई नई चीज़ नहीं आपको बताई। ये देखिए, ये महर्षि वाघभट्ट बहुत पहले लिख गए हैं हम आयुर्वेद में, बट हम फॉलो ही नहीं कर रहे। उसमें लिखा है हम घड़ी से खाते हैं, इस और उससे भी पहले खा लेते हैं। इसमें लिखा है कि जब तक पिछला खाना ना पचे, अगर अगला खाओगे तो बीमारियां होंगी, आलस आएगा, तभी हमें लंच के बाद नींद आने लगती है ऑफिस में। अभी ब्रेकफास्ट पचा भी नहीं होता और लंच करने को तैयार, उसके बाद चाय भी आ जाएगी, फिर उस नींद को भगाने के लिए चाय पी ले, फिर और कैलोरी ठोक लेंगे। तो इस तरह से सारा दिन चलते रहते, खाते रहते। और टेस्टी, लोगों को मैंने देखा, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, मोमोज खा रहे होते हैं, बर्गर खा रहे होते हैं, उनको पसंद बहुत है, लेकिन गर्मा गर्म मुंह में ठोक रहे हैं, चबा भी नहीं रहे, उसको टेस्ट को रेलिश भी नहीं कर रहे, पता भी नहीं चल रहा क्या खा रहे हैं। तो हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए, हम ये फ़ोन पकड़ के टीवी चला के खाना खा रहे होते हैं, कोई पॉइंट नहीं है उसका, उसी से हमारे को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। कम चबाते हैं, सरफेस एरिया कम होता है, कम डाइजेस्ट होता है, वो फिर और ज़्यादा हमारे को फाइबर नहीं मिलता है, हमारा जो इंटेस्टिनल सिस्टम है उसको ख़राब करता है, माइक्रोब्स को ख़राब करता है जो माइक्रोबाइम है, और उससे हमें डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोत्साहन प्रोग्राम में या हमारे बैचेस में जो लोग आज ज्वाइन करते हैं कि ड्रिंक योर फूड, इतना चबाइए खाने को कि वो तरल हो जाए और उसे पीना पड़े। और च्यू योर वाटर, यानी मुंह में पानी थोड़ी देर रखिए ताकि उसमें सलाइवा मिक्स हो, सलाइवरी एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं, क्योंकि सलाइवा एल्कलाइन होता है, फिर आपको एसिडिटी की गोलियाँ नहीं खानी पड़ेंगी। दूसरा, जब हम आराम से बैठ के पानी पीते हैं तो हमारे किडनीज भी और विसरा भी उसी रिलैक्स पोजीशन में होते हैं कि उसको बहुत अच्छे से फिल्टर कर पाए। इसीलिए बताया गया है कि आराम से बैठ के संतुष्टि से पानी पीना चाहिए। अब बात करते हैं रिवर्सल की, कौन सी डाइट है जो प्रिवेंट भी कर सकते हैं, हील भी कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अगर आपने प्रिवेंट या हील करना है, क्योंकि हमने पहले डाइटरी पार्ट की, अब उनकी डाइट, 4 कारणों डाइट के रिवर्स करते हैं। तो पहला चीज़ है कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करना। हमने पढ़ा कैलोरी सरप्लस डाइट से हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम मिलता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है।
ऐसे ही तो हमें कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करना है और इंटरमिटेंट फास्टिंग यूज़ करनी है, ताकि हम नेचुरली एक आसान तरीके से इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कर लें, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा लें। इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1924 हमें पता है कि शुगर जो है कैंसर सेल्स को बहुत पसंद है, इसके लिए डॉक्टर ऑटो वार्बर्ग को नोबेल प्राइज़ मिला था। 100 साल से हमें पता है कि शुगर कैंसर करता है। हमारे कैंसर सेल को नॉर्मल सेल से 20 100 गुना तक शुगर चाहिए, पसंद है, फिर भी हमें शुगर को ही बढ़ा दिया, क्योंकि इसके पीछे भी एक, और ये डॉक्टर थॉमस शेफरीड ने इस पूरे हाइपोथेसिस को और लैब में रिसर्च किया, माइस पे रिसर्च किया और ये प्रूव किया कि शुगर और ग्लूटामिन और जितने हाई प्रोटीन डाइट हम जो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन में होते हैं ना, अमीनो एसिड, जो आजकल आपके बच्चे जिम जाने वाले वो पी के घोल के पी रहे हैं ना, BCA प्रोटीन, आप बोलते हो ना प्रोटीन की कमी रह जाएगी, हम प्रोटीन सॉल्वेंट्स ले रहे हैं, ये हर्बा लाइफ बेच बेच के पतला तो आज कर रहा है आपको, लेकिन वो फ्यूचर के लिए 5-7 साल के बाद के लिए कैंसर दे रहा है। जितने फैट बर्नर्स हैं जिनमें क्रोमियम पाइकोक्लोनेट होता है विच इज़ ए नॉन कार्सिनोन, वो आप खा रहे हैं। तो ये कैंसर सेल्स को शुगर इसीलिए बड़े मोटे शब्दों में, और प्रोटीन और फैट, मोस्टली 98% कैंसर को फैट नहीं, एक्सेप्ट फ्यू कैंसर्स लाइक लिम्फोमा एंड प्रोस्टेट कैंसर, उनको फैट पसंद, अदरवाइज फैट ये नहीं पचा पाते। इसलिए कीटोजेनिक डाइट कैंसर्स के लिए थॉमस शेफरीड बहुत अच्छे से रेकमेंड करते हैं, और हम भी प्रोत्साहन प्रोग्राम में करते हैं। मैं आपको बाद में रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा कैसे हमने कैंसर पेशेंट्स को रिवर्स भी किया है, या इस तरह की डाइट थी। कोई बात आ गई ना। अब पीछे हमने वार्बर इफेक्ट पढ़ा, तब आप मिस कर गए। अभी डॉक्टर ऑटो वार्बर के नाम पे कैंसर शुगर से होता है, ये याद रख लीजिए। तो अब समझ लिया कि आप कैसे डैमेज दे रहे हो रोज शुगर चाय पी पी के। इसी बेसिस पे, इसी वार्बर्ग इफेक्ट पे हमने पेट स्कैन बनाया, जिसमें हम रेडियो एक्टिव ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं, तो कैंसर सेल चमक के बाहर आ जाते, क्योंकि वो ज़्यादा शुगर इनटेक कर लेते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज पी लेते हैं। यही पेट स्कैन का बेसिस भी है। अब समझ आया ये चाय कैसे स्विच करना है। ये आपकी नॉर्मल टी है 100 कैलोरीज, अब हमने कैलोरीज सरप्लस कैसे हो रही है आप पूछते हो ना, चाय में क्या है। और ये तब है जब आप रस मट्ठी बिस्कुट नहीं खा रहे, ये खा रहे हो तो ये 300-400 कैलोरी हो जाती है, और 100 कैलोरी बर्न करने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यानी 2 कप चाय पीते हो तो 6 किलोमीटर की तो चाय पी रहे हो आप, समझ लो। और सिर्फ इसमें से दूध और चीनी निकाल देनी है। दूध में भी मैंने बताया ना इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, उसके बाद दूध में भी एक चीनी होती है, जिसे लैक्टोज बोलते हैं। तो ये अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, जो जापानीज चाइनीज लोग बहुत पीते हैं, तो देखो 0 कैलोरी है, कोई नहीं चलने की जरूरत, बस इतना स्विच। लोग बोलते हैं हमसे चाय नहीं छूटती, चाय की तलब होती, तो मैं कौन सा चाय पत्ती मना कर रहा हूँ, चाय पत्ती की तलब होती है, क्योंकि उसमें एक तत्व है टैनिन, उस टैनिन के लिए आपको चाय मिल रही है, तो चाय पत्ती पी लो ना, कौन रोक रहा है आपको। हमें सर दर्द हो जाए चाय क्यों ना पी लो, बिना चीनी दूध के पी लो ना। ऐसी जो आपकी फेवरेट आज रात को फटाफट, पापा को आइसक्रीम जो खाना, आप क्या है वो, सैर तो एक बहाना है, डैडी को कुल्फी जो खाना है, खाओ फिर कुल्फी। केमिस्ट्री समझिए कुल्फी की, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल छोड़ दो, खाओ लेकिन उसको बर्न कर दो कैलोरी। बर्न करने वक्त तो आप एक्सरसाइज के लिए तो कुछ उठता नहीं। मंदिर जाने के लिए हम बिल्कुल श्रद्धालु हैं, लेडीज़ को मैं देखता हूँ कोई टाइम नहीं मिस करता, मंदिर जाएंगे तो ये शरीर भी तो एक मंदिर है हमारा, इसके बिना क्या मैनिफेस्टेशन है इस आत्मा की। बट इसको मंदिर नहीं मानते, इसके लिए सारा कूड़ा डाल दो अंदर। और लेडीज़ सबसे ज़्यादा चाय से प्यार करती, तो वो एक्सरसाइज के वक्त मंदिर जैसी शिद्दत क्यों नहीं आती हमारे, यही रीज़न है। ये आपकी केमिस्ट्री है आइसक्रीम की। और इसीलिए आपको पता है पहला, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर की पहली कंपनी कौन सी थी, बास्किन रॉबिन्स। और इनके ओनर्स ओशन रॉबिन्सन, जो आप पढ़ लीजिएगा, ये लोग दोनों वीगन हो गए, इन्होंने सारे शेयर बेच दीजिए, दे हैव डिसोन्ड देयर ओन कंपनी। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया इससे बीमारी है, इनकी फैमिलीज में बहुत लोगों को डिजीज़ हुई, बीमारियां हुई, कैंसर्स हुए, हार्ट डिजीज़ हुई, इस वजह से इन्होंने, ये सब क्यों हो रहा है पता है। एक शुगर कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1970-1960 में। क्यों हुई थी? शुगर इंडस्ट्री आई, उन्होंने क्या भ्रम फैला दिया। अब खाना ना टेस्टी दो ही चीज़ से बन सकता है, या तो उसमें बहुत सारा फैट हो, जैसे घी मक्खन हलवा वलवा खाते हो, या उसमें बहुत सारी चीनी हो, दो ही चीज़ों से खाना टेस्टी बनता है। अब घी तो हम लोग हज़ारों साल से खा रहे हैं, वेदों में पढ़ा है आपने, लेकिन घी से तो बीमारियां नहीं थी। हाँ, शुद्ध घी की बात करें, असली घी, ग्रास फेड घी की बात करो, या कोई भी अच्छा फैट मान लो। लेकिन ये कंपनीज ने आके ये फैला दिया भ्रम, स्पेशली कोका कोला ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए इसमें, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्चे ये बताने के लिए कि फ़ैट हमारे लिए ख़राब है। इसमें ऐड हो गई फिर सफोला जैसे जो रिफाइंड ऑयल है, जो सबसे बड़ा इन्फ्लेमेशन मार कर देते हैं, रिफाइंड ऑयल की कंपनियां भी जुड़ गई साथ में। तो इन्होंने क्या फैला दिया, भाई फ़ैट ख़राब है, फ़ैट मत खाओ, अब खाना टेस्टी बनाना है, चीनी खाओ, चीनी से कुछ नहीं होता, खाओ फिर चीनी, तो हम चीनी खा रहे हैं। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का बेसिस हमने बात की ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस।
इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन, मैंने बताया ये आपका शरीर है, इसकी अलमारी है, जैसे आपके किचन में पेंट्री है, आप स्टोर करते रहते हैं इंसुलिन हाई स्टेट में रह के, जो मैंने बताया दिन भर खाना खा खा के, सिर्फ कैलोरी नहीं ज़्यादा खाना, बार बार खाने से भी इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन कब बन हम, लेकिन इस जो हमारी लिवर रूपी तिजोरी है ना, लिवर में फैट जमता है, आप देखते हो ना आजकल सब यंग फैटी लिवर ग्रेड 1 तो सबका है जी, क्यों है जी, जानो तो सही कारण। लिवर वो तिजोरी है, वो पेंट्री है जहाँ फैट इकट्ठा होता है, जो इस हाई इंसुलिन को शुगर को कन्वर्ट करता है। अभी समझाते हैं, ये ग्राफ तो आप देख चुके हैं, रिपीट स्लाइड है। इस स्लाइड को अगर आपने समझ लिया तो आपने 90% बीमारियों को रिवर्सल समझ। डाइजेस्टिव सिस्टम, आप जो भी खाते हैं आपकी आंतों के रूप में पचने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है मोस्टली। ये ग्लूकोज सिंगल, जहाँ पे सिंगल यूनिडायरेक्शनल एरोज है, आप समझ लिए वहाँ एक ही तरफ की है, एक ही एरो है यहाँ जो बाई डायरेक्शनल है लीवर के पास। जो आप खाना खाते हो उससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से हमारे सेल काम करते हैं, मसल सेल्स जो है, स्पेशली मसल में इंसुलिन के सबसे ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं और ग्लूकोज के भी। तो मसल्स, अब लेकिन हम तो सारा दिन कुर्सी पे बैठे हैं, एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे, वही हमारे आगे के आने वाला कॉज भी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। तो ये एरो तो आप बंद कर दो, तो दूसरा एरो क्या करेगा, फिर ग्लूकोज फैट सेल बढ़ाएगा तो फैट में जाएगा। आप लोगों को साइंस ही नहीं पता, इसीलिए आप छोड़ ही नहीं पाते अपनी चाय की तलब को, या साइंस पता चलेगी तो शायद आपको नॉलेज से अगली बार चाय का कप लो तो समझ आ जाए, हाँ चीनी खा रहा हूँ अब फैट बढ़ने वाला है। तो ये ग्लूकोज फिर क्या करता है, बॉडी सब फैट तो नहीं भेजा सकती, क्योंकि बॉडी भी चाहती है, जब मैंने बताया अडाप्ट करना, ये ब्लड में तो रह नहीं सकता, नहीं तो बॉडी को नुकसान पहुंचाए, तो बॉडी अडाप्ट करने के लिए उसने ये मैकेनिज्म निकाला। ये इंसुलिन, ये हमारा एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है जो मैं अभी बात कर रहा था। जब ग्लूकोज आता है, पैंक्रियाज एक हार्मोन सेक्रेट करता है, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन होता है फैट स्टोरिंग हार्मोन। ये इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजेनेसिस में। इस ग्लाइकोजन से ही वर्ड आया है ग्लाइग्लिसराइड, जो ट्राइग्लिसराइड आपके पड़े। ट्राइग्लिसराइड आप देखेंगे डायबिटीज से पहले कई साल पहले बढ़ जाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड का रेशियो एलडीएल या एचडीएल से कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये हम हमेशा इंडिकेट करते हैं प्रोत्साहन प्रोफाइल टेस्ट में। तो ये ग्लाइकोजन जो है ये इंसुलिन स्टोर करता है। लेकिन जब आप भूखे रहते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म फास्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब मसल में आप ग्लूकोज को चला देते हैं, तो इसको ग्लूकोज की यहाँ पे नीड तो है ना, तो यही फैट, यही ग्लाइकोजन फिर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में दोबारा, और बॉडी फिर इस ग्लूकोज को अलग अलग जगह यूज़ करती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो भूखे रह लो, यहाँ से एंट्री बंद कर दी और इससे हमने रिवर्सल शुरू कर दिया। और इसके लिए कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है पैंक्रियास, ग्लूकागन। ये हार्मोन है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस टर्म को कहते हैं, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर। अब फैटी लिवर हो गया ना रिवर्स अपने आप भूखा रह के, बट हमने रहना ही नहीं, कर ही नहीं सकते व्रत। व्रत भी हमारे ऐसे होते हैं कि स्पेशल उसके लिए मठियाँ आ रही हैं, स्पेशल सेंधा नमक वाले चिप्स आ रहे हैं, तो फिर काय का, वो भी तो फीस्ट है। फास्टिंग के बेनिफिट बताए थे, इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला 2016 में, कितने साल बाद, और वेदों में हजारों साल से बताया। इन्होंने, डॉक्टर योशी नोरी ने ये बताया था कि जब हम भूखे रहते हैं तो हम एक प्रोसेस शुरू करते हैं, ऑटोफेगी। हमने फास्टिंग के ऊपर पूरा डिटेल्ड वेबिनार किया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वेबिनार। बस इतनी बात समझ लीजिए, जब आप भूखे रहोगे लॉन्ग टर्म, उतनी ही इंसुलिन नीचे जाती है, जो भी मैंने बात की, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्स होता है। उतना ही ऑटोफेगी, यानी हमारी बॉडी खुद के ही खराब सेल, कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स, खुद के खराब सेल, डिजीज सेल को खा जाती है। खराब माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमने अभी पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रिया की डिजीज, खराब माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाती है, फिर इसको खाने के बाद जो इससे रॉ मटेरियल निकलता है उससे नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है, और नया सेल, जो नए सेल बनेंगे, जब हमारी बॉडी में लगातार नए सेल बन रहे हैं, पुराने मर रहे हैं, ब्लड सेल हो, स्किन सेल हो, तो कैंसर होगा ही नहीं। तभी उन्होंने बोला है व्रत रखने वालों को कैंसर कम होता है और डिजीजेस भी कम होंगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होगी नहीं। और कई बेनिफिट हैं, एल्जाइमर से लेके ब्रेन फैक्ट से लेके ये इन्फ्लामेशन, जो सीआरपी मैंने बोला, भूखा रह के वेट तो कम होगा ही होगा, शुगर भी कम होगी, पार्किंसन, कैंसर, इन सब का इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को नए सेल्स बनाने पड़ेंगे। और ये कुछ डॉक्टर योशिनोरी ने तो उनको प्रूव कर दिया सेलुलर लेवल पे आके, और पीएचडी कर ली, और नोबेल प्राइज जीत लिया, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे वही महर्षि वाग्भट ने यही बात कितने अच्छे से यहाँ बता दी। तो हमको ये डाइट लेनी है। अब आप खुद को, इस साइंस को जानने के बाद आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, खुद से ये सवाल पूछिए, सैड डाइट लेनी है कि एक हैप्पी डाइट लेनी है। आपका जो ये डाइट का जो ये पिरामिड है ना, ये उल्टा होना चाहिए इस तरह से। मेरा पर्सनली पिरामिड है, मैं एक ही बार अनाज खाता हूँ दिन में,
मुझे कोई बीमारी नहीं है, बट पेशेंट्स को मैं ये एडवाइस करता हूँ, वो पूछते हैं आप करते हो, तो करता हूँ भाई, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करता हूँ। तो मैक्सिमम आपका रॉ फूड, रॉ डाइट, रॉ वेजिटेबल, नट्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, इनसे आनी चाहिए। आप तामसिक लाइफ जीते हो, तामसिक तमस राक्षस के लिए नहीं कहा गया वेदों में या भगवत गीता में। तमस का मतलब है मेहनत करने वाली लाइफ। अगर आप रिक्शा चलाते हो, भारी सामान उठाते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो ऑफकोर्स आप डेयरी और मीट पचा लोगे, तब आपको ज़रूरत भी है। लेकिन अगर आप हमारी तरह सात्विक ये कुर्सी पे बैठ के सारा दिन मेंटल काम करते हो, राजसिक और तामसिक काम नहीं करते हो, मतलब सात्विक काम करते हो, राजसिक काम करते हो, राजाओं की तरह बैठे हो कुर्सी पे, तो फिर आपको एक सात्विक डाइट ही लेनी पड़ेगी। अगर ये सात्विक तामसिक का मेल जोल समझ लोगे, भगवत गीता के 7th चैप्टर में बड़े अच्छे से क्लियरली लिखा गया है। गीता ना रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, इट्स ए साइंस। तो भगवत गीता से सारी हमारी हेल्थ आगे जाएगी बात। तो ये प्रोत्साहन प्रोग्राम की हमारी यूजुअल डाइट होती है। अब मैं थोड़ा स्पीड अप करूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। प्लांट बेस्ड रहती है, हम लोग शुगर और ये डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट्स को बंद रखते हैं, फाइबर डाइट को इंक्रीज़ रखते हैं, सॉल्ट इंटेक को लिमिट रखते हैं, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत कम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं कट शॉर्ट कर दूँ। ये मेरी अपनी डाइट है। कुछ ब्रेकफास्ट स्मूदी ऐसी होती है, मेरा ब्रेकफास्ट है, ये लंच हो जाता है, ये डिनर हो जाता है। इस तरह से हमारा काम चलता है खाने का। ये कुछ मेरी प्लेट्स हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट टू कॉज जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। खाने की डाइट समझ ली हमने, क्या रिवर्स करना है वो भी समझ लिया। अब पहला कारण ओबेसिटी, जिसको आप बड़े आराम से एक्सेप्ट करके बैठे हो, सोशली एक्सेप्टेड है। ओबेसिटी तो खाते पीते घर के हमारे बच्चे हैं जी। ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज। किसी भी डिजीज़ का नाम ले लो, एल्जाइमर से लेके बॉडी पेन, सिंपल जो आजकल फटीक फटूक रहता है आपको ना, कि थकान रह रही है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के एक्चुअल सिम्टम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम लेकिन पढ़ाई तो है नहीं, तो हम डायग्नोज करते नहीं है। कोई भी बीमारी का आप नाम ले लो, उसमें ओबेसिटी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉज में मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए हमें अपने मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है, फैट को बर्न करना है। इस तरह की बॉडी लेके घूमते रहते हैं, कोई सेब बन के, कोई पियर बन के, और बड़े खुश रहते हैं। हमारे बच्चे भी, आप पेटीएम मीटिंग में जाइए कभी अपने बच्चों की, तो आपको दिखेंगे 60, 70, 80% तक बच्चे स्कूलों में ओबीज है स्मोकिंग के बाद। और अब तो इसको भी डाटा आगे ले गया, हेल्दी वेट, यानी ओबेसिटी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रिवेंटेबल कॉज फॉर कैंसर। तो स्मोकिंग तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा अब डायबिटीज़ और ये सॉरी ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। क्यों? फैट सेल होंगे, इंसुलिन रिसेप्टर हमने पढ़ा। इंसुलिन रिसेप्टर यानी कि एक ताला चाबी की तरह है, इसकी शेप चेंज हो जाती है क्योंकि फैट हो गया सेल। तो इंसुलिन की जो चाबी है, इंसुलिन, ये इस पे लगेगी नहीं क्योंकि अब ताले की शेप चेंज है, अब वो सेम चाबी से तो खुलेगा नहीं। और ये रिसेप्टर जब इंसुलिन का नहीं खुलता है, सेलुलर लेवल पे आपको समझा रहा हूँ, तो ये ग्लूकोज की चैनल ओपन नहीं होती है, ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहता है, सेल में नहीं जाता, वो आपके मसल सेल में जाएगा नहीं। यही कारण है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में और डायबिटीज़ में, ये ग्लूकोज तो बाहर घूम रहा है लेकिन मसल्स में ही जा रहा है, इसीलिए आप थके हुए, वीकनेस महसूस करते हैं, टांगे बड़ी वीक है, चला नहीं जा रहा, इसीलिए होता है। अब जीनो एस्ट्रोजन मैंने बोला था, शॉर्ट में बताऊंगा, फैट से रिलेटेड है, इसलिए जीनो एस्ट्रोजन वो प्रोडक्ट हैं जो इस्ट्रोजन जैसा रिएक्ट करते हैं। जीनो का मतलब नकली एस्ट्रोजन है, बाहर से मिल रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, बट इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, बायोडिग्रेडेबल नहीं। और ये कहाँ स्टोर होते हैं? बॉडी फैट में। तो जितना आप ओबीज है, जितना आपके एब्डोमेन के आसपास मोटापा है, जितनी आपकी चर्बी है बॉडी में स्किन के नीचे, उतना ही ज़्यादा आपको ये इस्ट्रोजन सिग्नलिंग देते हैं। और ये सब ट्यूमर कैंसर कॉजिंग है। इसीलिए फाइब्रॉइड्स, ब्रेस्ट में ट्यूमर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होना, मेनोपॉजल सिंड्रोम होना, और ब्रेस्ट एंड यूट्राइन कैंसर्स, उसके साथ टेस्टिकुलर कैंसर्स, और मेल एंड फीमेल जो हार्मोन रिलेटेड कैंसर है, ये जीनोएस्ट्रोजन देते हैं। ये बिल्डअप होते हैं, स्टोर रहते हैं। तो जितने अगर आप पतले हो और फिर भी आपके साथ आप खा रहे हो जीनोएस्ट्रोजन, तो आपको कम इफेक्ट होगा क्योंकि बॉडी में स्टोर कम होंगे, लेकिन फैट में तो ये स्टोर रहेंगे ना। और कहाँ से आ रहे हैं ये देख लीजिए, ये रिसर्च पेपर है, इसी का समराइज्ड वर्जन आपको। जितना आप केमिकल जो आपसे अवॉइड कर सकते हो वो तो किया, जो नहीं कर सकते, पैसे खरीद के जो डाई लगा रहे हो ना हेयर कलर अपने सर पे, वो जीनो एस्ट्रोजन है, ब्रेस्ट कैंसर में इम्प्लीकेटेड है। हज़ारों पेपर्स में आपको दिखा सकता हूँ, कॉस्मेटिक्स और हेयर कलर से कैंसर के छप चुके हैं। लेकिन वही इंडस्ट्री है, आपके सामने आने नहीं देगी। आप सिर्फ अमोनिया अमोनिया फ्री को चलते रहते हो। उसके बाद मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, इसीलिए हम वीगन डाइट बोलते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्ट, ऑफकोर्स आप सारा खाना तो नहीं उगा सकते, बट कुछ तो जो आप कर सकते हो करो। प्लास्टिक बॉटल्स, तभी कहते हैं ना प्लास्टिक बॉटल से बीपीए मिलता है, इससे हमारे हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं, थायराइड हो रहा है। माइक्रोवेव का यूज़ सब घरों में
कन्वीनियंस से कैंसर आता है ना, कन्वीनियंस से ही बीमारियाँ आती हैं। सी फॉर कन्वीनियंस, सी फॉर कैंसर, यही प्लास्टिक कंटेनर जो आजकल नॉर्म हो गया है, और ये प्लास्टिक टॉयज जो बच्चे मुंह में डालते हैं, अगर हैं तो खैर ये बहुत कम, लेकिन ये सब ये समझ लो, जीनो एस्ट्रोजन समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अनछुआ टॉपिक है, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर इसकी बात नहीं करता। अब इनएक्टिविटी एंड सीडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग इज़ द न्यू, सॉरी सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ। एक्सरसाइज इज़ द किंग, न्यूट्रिशन इज़ द क्वीन, क्वीन की हमने बात कर ली, एक्सरसाइज की बात समझ लें, तो किंग और क्वीन हेल्दी होंगे तो आपका हेल्थ का किंगडम जो है अपने आप ही हेल्दी होने वाला है। एक्सरसाइज क्या करती है, इसको भी सेलुलर लेवल पे समझ लेता हूँ। लोग वॉक करते रहते, वॉक करते रहते, वॉक करते रहते, लेकिन वॉक से कभी किसी की डायबिटीज की गोली नहीं छूटी। क्यों? क्योंकि ये जो रिसेप्टर है ना इंसुलिन की, जो अभी ताला चाबी की बात कर रहे थे, इंसुलिन के रिसेप्टर जो है ना कुछ पैसा मांगते हैं, इनकी अपनी तनख्वाह है, इनको ऐसे नहीं पाल सकते आप। अगर आपकी फैक्ट्री का कच्चा पका हुआ माल बिकेगा नहीं ना, बना हुआ माल, तो ये कच्चा माल जो ग्लूकोज के रूप में है ना, ये अंदर जाएगा ही नहीं। आप कितने मजदूर पाल लोगे बिना इसके? तो ये एक मजदूर है। लेकिन जैसे हम ये कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जितना टाइम कुर्सी पे बिताते हैं, उतना बॉडी बोलती है इसकी ज़रूरत नहीं है, कम करती रहती है रिसेप्टर की संख्या। आपने देखा होगा ना, इंसुलिन के भर भर के इंजेक्शन लगा रहे हैं हम लोग, फिर भी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इस इंसुलिन के जो ताला है, जो रिसेप्टर, वो तो है ही नहीं सेल में। इंसुलिन लगाने के बाद भी लोगों की ग्लूकोज अंदर, ये ब्लड है, ये जो है मसल सेल है, ये ग्लूकोज जा ही नहीं रहा अंदर, तो इसीलिए डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं आ रही। लेकिन ये कैसे आएगी? ये रिसेप्टर कैसे बढ़ाने? अगर ये रिसेप्टर आपने बढ़ा लिए तो समझ लिया आपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्ट कर लिया। आपकी ये फैक्ट्री है, कच्चा माल बहुत है आपके पास, आपको बस इस माल को पका के बेचना है मार्केट में। कैसे बिकेगा? कैलोरी बर्न करिए। कैसे होगी? स्ट्रेस ट्रेनिंग कीजिए, मतलब कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, मसल्स को बिल्ड कीजिए। यही मैं बोलता हूँ। लोग सोचते हैं एक एज होगी हमें जिम नहीं जाना है, बल्कि उल्टा है, जितनी आपकी एज ज़्यादा है उतना ही आपको जिम जाना है। उसके एडिशनल बेनिफिट है, किसी दिन हम एक्सरसाइज की साइंस पे भी वेबिनार करेंगे तो समझाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस और भी बीमारियों को, ओल्ड एज की जो बीमारी है उनको रिवर्स करता है। तो जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, उठक बैठक करते हो, स्क्वाट्स करते हो, साइकिलिंग करते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, जिम में मसल्स उठाते हो, भारी सामान उठा के चलते हो, तब आप ये रिसेप्टर पैदा करते हो। ये रिसेप्टर समझ लो सिनोनिमस है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करने के। तो हम प्रोत्साहन प्रोग्राम बैचेज में हर टाइप के एक्सरसाइज, एक टाइप की एक्सरसाइज नहीं सिर्फ वॉक करते रहे, हर टाइप की एक्सरसाइज की गाइडेड ऑन वीडियो मैं खुद कराता हूँ। ये एक्सरसाइजेज हम हर टाइप की एक्सरसाइज की नॉलेज देते हैं 3 महीने के इस कोर्स में, और इसमें हम आपको रिवर्स करना सिखा देते हैं। किस एक्सरसाइज का? फॉर एग्जांपल थायराइड के लिए वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, बीपी के लिए वॉकिंग, रनिंग ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ और मोटापा कम करना है तो आपको जिम की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, रेजिस्टेंस भी ज़रूरी है, और इंजरी से बचना है तो हमें स्ट्रेचिंग या योगा के आसन भी ज़रूरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूरी है स्ट्रेस के लिए। तो कितना कुछ इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज के रिजाम में हम सिखा सकते हैं। डॉक्टर गरिमा एक एविड योगा इंस्ट्रक्टर हैं और योगा की प्रैक्टिस खुद करती हैं। तो हमारी टीम में एक काफ़ी यूनिक होलिस्टिक कॉम्बिनेशन है विद एक्सपीरियंस। अब चिंता की बात करें, स्ट्रेस की बात करें। स्ट्रेस, चिंता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का ही फ़र्क है, ठीक है ना? तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, इसकी साइंस बता देता हूँ। जब हम स्ट्रेस रहते हैं, स्ट्रेस, STR से स्ट्रेस होता है और STR से स्टीरॉयड होता है। स्ट्रेस एक अच्छा रिस्पॉन्स है अगर एक्यूट हो, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस जब होता है तो हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं, इसे कॉर्टिसोल कहते हैं। यही कॉर्टिसोल कृत्रिम रूप से हम जब बनाते हैं तो स्टीरॉयड की गोलियां बनती हैं। ये क्या करती है? बॉडी में पानी भरती है, वेट बढ़ाती है, शुगर बढ़ाती है, बीपी बढ़ाती है, बीमारियां लाती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ाती है। तो आप एक तरह से जब क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हो, समझ लो रोज आप एक स्टीरॉयड की गोली खा रहे हो। तो जो जो स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट हैं वो आपको हो जाए, किडनी फेलियर, मायोपैथी, स्ट्रोक, सब। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे हेल्प करती है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम एक तरह से हैक करते हैं अपने सिंपैथेटिक सिस्टम को। ऐसे सिंपैथेटिक सिंपैथी करता है बॉडी के साथ, स्ट्रेस में जब होते हैं ये सिंपैथी, इससे हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हमारी कॉन्स्टिपेशन होती है, किडनी फंक्शन खराब होता है, ये ब्रीथ रेट बढ़ती है। लेकिन हम ब्रीथिंग को ही रेगुलेट करके पैरासिम्पैथेटिक नर्व को, यानी वेगस नर्व के थ्रू, इन सब को रिवर्स, यानी अपनी हार्ट बीट को हम स्लो कर सकते हैं। सिर्फ सांस की टेक्निक से हम बीपी को भी लोग, कुंभक थेरेपी हम सिखाते हैं हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम में, कैसे ब्रीथ को रोक के, ब्रीथिंग स्लो करके हम खुद बहुत सारे डिजीज़ को और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करते हैं। इसके लिए आपको प्रोत्साहन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। जब भी हम नेक्स्ट बनाएंगे वो 3 महीने का एक पेड प्रोग्राम होता है। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए हम ये सारी टेक्निक्स, योगा के बाद मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसके अलावा बैच फ्लावर थेरेपी जो एक होम्योपैथी का पार्ट है, ये भी यूज़ करते हैं। तो इस प्रोत्साहन प्रोग्राम के ये 5 पिलर है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ।
ये हमारे ये शॉर्ट में बताऊंगा, ये सारे ग्रीन जोन में, यानी कि अच्छी डाइट लेने से, जो हम डिस्कस चुके हैं, एक्सरसाइज और मूवमेंट बनाए रखने से, और स्ट्रेस को कम करने से। अगर ये उल्टा है तो आपको बीमारियां रेड जोन में, नहीं तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स कर लें। ये सब ऐसा नहीं कि मैंने बस ऐसे रिसर्च पेपर पढ़े, और ये प्रैक्टिकली इम्प्लीकेटेड प्रोटोकॉल्स हैं। ब्लू जोन्स हैं दुनिया में, ब्लू जोन्स यही डाइट लेते हैं। ब्लू जोन्स वैसे जोन्स हैं ये, जहाँ इसमें वही जापान की बात कर रहा था, ओकिनावा जापान भी, ऐसे 7 एरिया हैं जहाँ पे लोगों की उम्र 90-100 है और बिना बीमारी और दवाइयों के है। ये कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ज़्यादातर 70%, 20% ये हेल्दी फैट लेते हैं, प्लांट बेस्ड मोस्टली, और सिर्फ पत्ता प्रॉपर। कितना फर्क आ गया ना। अभी क्या बोलते हैं हम, हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट हेल्थी है, यही सुना है आपने, यही ऐड बिक रही है, यही वो घोल बेच रहे हैं। आपके बच्चे भी प्रोटीन शेक चाहिए, वे प्रोटीन चाहिए, यही हो रहा है ना। तो आप समझ लिए लंबा जीने वाले लोग तो उल्टा काम कर रहे हैं। ये इनकी बेसिक डाइट है, ये इनका स्टेपल फूड है। बीन्स किसी टाइप के, स्पिनेच, स्वीट पोटैटो मोस्टली रॉ खाते हैं। और इंडियन पर्सपेक्टिव में भी देख लें, इंडिया में वैसे ब्लू जोन तो कोई नहीं है, बट जो अंडर प्रिविलेज, बोलना नहीं चाहिए मुझे, जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं हमारे, जहाँ पे पहले इतनी समृद्धि नहीं थी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमाचल प्रदेश, वहाँ के लोग ज़्यादा हेल्थी हैं, क्योंकि वो एक तरह से ब्लू जोन्स वाली डाइट ही रह रहे हैं। और यही डॉक्टर डीन ऑर्निस ने भी अपनी बुक में लिखा था कि इन्होंने, ये हिज ए फेमस कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम यूएस, इन्होंने बहुत से लोगों की कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, यानी कि लोग बोलते हैं एक बार ब्लॉकेज हो गया स्टंट के बिना नहीं खुल सकती, मैं हमारे क्लिनिक पे भी है, मैं केसेस अभी 90% तक की ब्लॉकेज भी खुल सकती है अगर हम डाइट को ठीक कर लें। वही सेम प्रोटोकॉल जिन्होंने बोले। सिमिलरली कैंसर इज ऑल्सो ए प्रिवेंटेबल डिजीज, मैंने बोला ना। ये अब मैं कुछ रिजल्ट्स दिखाऊंगा। ऑफ कोर्स फैट तो जाना बड़ा कॉमन है, हमारी डाइट फॉलो कर लिए 1 महीने के अंदर डॉक्टर गरिमा आपका 5 किलो वजन गारंटी से लूज़ करा देगी बिना मेहनत की। कोई एक्सरसाइज नहीं भी करोगे तो भी, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो फैट तो लूज़ होना है। ये बीपी की इनकी दवाई शुरू हुई थी, गोपाल बिस जी, ये अभी हमारे साथ शायद आज वेबिनार में भी हैं। इनकी अब बीपी की होम्योपैथिक दवाई भी बंद हो गई है। ये मेरी मदर हैं राइट साइड में, इनकी डायबिटीज़ 8.2 से हम 6.2 ले आए। ये भी एक्सरसाइज कम करती हैं, मगर सिर्फ इंटरमीडियंट फास्टिंग यूज़ करके इन्होंने ये डायबिटीज़ रिवर्स की है। ऐसे ही फैटी लिवर था, ये हमारे सुनीता जी पेशेंट हैं क्लिनिक पे, इनका देखिए कैसे फैटी लिवर रिवर्स हुआ। जो लोग कहते हैं रिवर्स नहीं होता, फाइब्रोस्कैन में भी चेंजेस है, और आपके सामने वेट और वो तो दिख ही रही है। एक पेशेंट है, डेट देखिएगा, ही इज़ जस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज, इनकी HbA1c 11 थी, यानी शुगर आप समझ लो 300 के आसपास। ये हमारे पास जून में आए। ऑफकोर्स इज जंग, इन्होंने बहुत डिसिप्लिन से डॉक्टर गरिमा से डाइट ली और हमारी एक्सरसाइज की गाइडेंस को माना, स्क्वाट्स वगैरह की। देख लीजिए सिर्फ 3 महीने के अंदर इनकी अब 6.1 है। और लास्ट इनकी अभी रिसेंट बात हुई है, मैंने इनकी दवाइयाँ भी बंद कर दी हैं, 3 से 4 महीने सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयाँ ली थी इन्होंने, और डाइट और ये हमारा प्रोटोकॉल फॉलो किया था, और 6.1 पे इनकी आ गई है, बल्कि अब तो 5.6 है। अब इनकी मैंने दवाई भी होम्योपैथी बंद कर दी है, और साथ के साथ एडिड बेनिफिट, ये देखो इनका फैटी लिवर था वो भी रिवर्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल था वो भी रिवर्स हो गया। कोई इनकी दवाई नहीं दी मैंने, सिर्फ हमने होम्योपैथिक दवाई दी थी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। ये पैरालिसिस का एक केस है, फेशियल पैल्सी का। ये गॉल ब्लैडर केस है, लोग कहते हैं ना गॉल स्टोन्स नहीं घुलते, मैं गारंटी तो नहीं लेता ना, देख सकता हूँ, लेकिन गॉल स्टोन्स भी घुले हैं क्लिनिक पे, घुलते हैं, ये आपके सामने एक केस है। बट वही बात, उतना डिसिप्लिन से डाइट फॉलो करना पड़ेगा। ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, ये हमारे मामा जी हैं, इनका हार्ट 40, बाद में 35% तक काम रहा, बाद में 47 पहुँच गया। अब सेम है, ये डायबिटिक हैं दोनों ये पेशेंट। और अरोड़ा जी तो अब इनका LVF आप देख 40% पहुँच गया है, पहले 30 था। और ये सतीश अरोड़ा जी 15 किलोमीटर साइकिलिंग रोज कर लेते हैं इस हार्ट की कंडीशन के साथ भी। ये ऑटो इम्यून डिजीज़, लोग कहते हैं ना ऑटो इम्यून डिजीज़ में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ बिना स्टेरॉयड के रिवर्स हुई है। हमारे ये पेशेंट हैं, इनको एक डिजीज़ थी जिनमें इनका रेटिना में अपने आप डैमेज हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, रेयर ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, पूनम प्रकाश जी, इनका हमारे पास पहले भी वेबिनार में इन्होंने टेस्टिमोनी डाली है। इनका कैल्शियम स्कोर था, जो कैल्शियम स्कोर कहते हैं कि 400 से ऊपर हो तो समझ लो 90% ब्लॉकेज है। 2400 था इनका कैल्शियम, कहाँ 400 कहाँ 2400। और ये माना जाता है कि एक बार कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए हार्ट में, आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछिएगा वो रिवर्स नहीं हो सकता, कैल्शियम नहीं हट सकता। अब आपके सामने, अब मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, जो हमें पढ़ाया वो हम ये है, और जो आपके सामने ये सच है। इन्होंने सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया, एक्सरसाइज की, बीट रूट डाइट जो हम अपने हाइपरटेंशन में देते हैं वो ली।
अब इनका कैल्शियम स्कोर भी कम हो गया। ही लॉस्ट 12 kgs ऑफ वेट। इनको सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस वो भी रिवर्स हो गया। और साथ साथ अब ये भले चंगे वॉक 7-8 किलोमीटर वॉक डेली करते हैं इस हार्ट के साथ। ये देखिए, अब हमने ब्लॉकेजेस देखी तो 70% पे है। आपकी मेरी भी 40-50 आ जाएगी। सोचिए 76 ईयर्स एज पे इन्होंने इस कैल्शियम स्कोर को रिवर्स करके दिखा दिया। ये इनका इको कार्डियो देखिए कितना बढ़िया, 55%, पूरा हार्ट नॉर्मल, सारे चैम्बर्स हैं इस एज में भी। ये मेरी सिस्टर हैं, इनको एडिनोमायोसिस था। लोग कहते हैं एडिनोमायोसिस भी क्योर नहीं हो सकता, बहुत पेनफुल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है इसमें। ये एडिनोमायोसिस थी। इन्होंने देखी, ये अब कोई एडिनोमायोसिस, सिर्फ 2 महीने की डाइट, स्ट्रिक्ट वीगन डाइट जिसमें इन्होंने सिर्फ मिल्क छोड़ा है और कुछ एक्सरसाइज पड़ रही, ये रिवर्स हो सकता है। जिस फीमेल डिसऑर्डर भी जीनो एस्ट्रोजन, जैसे मैंने समझाया, रिवर्सल जीनो एस्ट्रोजन को रोक है। ये हमारा एक कैंसर केस है, अशोक गुप्ता जी। इनकी ऑलमोस्ट 60-70% इंटेस्टाइन निकाल दी गई थी क्योंकि इनको इंटेस्टाइनल ट्यूमर था। बट अपनी कंडीशन के हिसाब से 74 ईयर्स एज है, 10 साल से ये पैरालाइज्ड हैं, 20 साल से इनको डायबिटीज़ है। जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ से कैंसर आता है। ये पहली कीमो भी नहीं झेल पाए, तो ये हमारे साथ अब 4 साल से हैं ट्रीटमेंट में। डॉक्टर ने बोला था अगर आप कीमो नहीं लोगे तो 6 महीने में आपका कैंसर वापस आ जाएगा। 4 साल से इनका कैंसर वापस नहीं है, हेल्दी हैं, ही डाइट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। इनका हर साल हम एमआरआई टेस्ट करा के जज भी करते हैं, कोई इनको दोबारा कैंसर नहीं आया। इसी तरह मिस्टर यशपाल सिंह पुरी जी, ये भी शायद आज वेबिनार में है। ये एक पेट स्कैन हमने इनका कराया था, एमआरआई कराया था। इनकी किडनी, डॉक्टर ने बोला था कि निकालनी पड़ेगी, किडनी में एक नॉन स्पेसिफिक ट्यूमर है। बायोप्सी के लिए बोला गया था कि तभी कंफर्म होगा, क्योंकि हम बायोप्सी से मानते हैं कि कैंसर बढ़ता है और हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो द पेशेंट कंप्लाइड, उन्होंने हमारी बात मानी, उन्होंने बायोप्सी नहीं कराई, इसलिए हमारे पास कैंसर का प्रूफ नहीं है। बट ये कैंसर था क्योंकि ये पुअरली डिफाइंड जितने लीजन्स होते हैं कैंसर होते हैं। इसने पूरी किडनी को ऑलमोस्ट सैबोटाइज कर लिया था, इनका किडनी फंक्शन बिगड़ने लग गया था, क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया था। और इनको बोला गया था जल्दी से जल्दी ये किडनी निकाली जाएगी। हमने पेट स्कैन ज़रूर कराया था, वो प्रूफ है हमारे पास कि ये कार्सिनोजेनिक लेवल पे था। इनका एसयूवी लेवल 7 से ऊपर था। और ये 6 महीने का हमने होम्योपैथिक इलाज दिया। ऑफकोर्स ये देखिए डेट अगस्त की। इन्होंने भी यही डाइट फॉलो की, इन्होंने भी काफ़ी हद तक वेट और फैट लूज़ किया। और अब 6 महीने के इलाज के बाद ये, इनके एमआरआई रेडियोलॉजिस्ट ने क्या लिखा है कि देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द साइज। इनके मार्कर्स भी ठीक हो गए, किडनी फंक्शन टेस्ट भी ठीक हो गए, इनका लिवर फंक्शन टेस्ट भी ख़राब आता था, एलएफटी, इनको फैटी लिवर भी ग्रेड 2 था वो भी रिवर्स हुआ, इनका वेट और फैट भी कम हुआ। और ये अब इनकी किडनी काम कर रही है, बच गई है और ये कैंसर रिवर्स हो गया। ऐसे ही इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के तो हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जो पीसीओडी की वजह से होते हैं और भी कारणों की वजह से होती है। रिकरेंट अबॉर्शन की टेंडेंसीज लोग होती है जो इसी प्रोटोकॉल से दवाई। ये एक प्री मेलिग्नेंट अल्सर था, मतलब कि अगर ये 3 महीने से अल्सर ठीक नहीं हो रहा था और अगर ठीक नहीं होता तो ये कैंसर का रूप लेता। तो 3 महीने से इन्होंने सब इलाज करा लिया, डेंटल चेकअप करा लिया, इनका ये अल्सर ठीक नहीं हो रहा था। ये विद इन 15 days ऑफ दिस प्रोटोकॉल डाइट और दवाई से ये ठीक हो गया। अब इनकी दवाई बंद है। ऐसे ही सिर्फ ह्यूमंस नहीं, इवन इन डॉग्स ऑल्सो वी हैव ट्रीटेड दिस सीवियर केस ऑफ यूरिनरी ट्यूमर। और ये डॉग्स में भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रह गया। ये भी 6 महीने के इलाज के अंदर अंदर ये हुआ है। साथ में इनको ये डॉग, ये जो फीडर्स होते हैं ना, लोग ज़्यादातर मीट और ये जो आजकल डाइट आने लगी रेडीमेड जिसमें सोयाबीन का बहुत इंटेक होता है, हम प्रोटीन कम करते हैं। आपको बताया ना कैंसर सेल्स को शुगर और प्रोटीन चाहिए होता है मेनली। एंड माई सेल्फ ऑल्सो वी हैव ट्रांसपोर्ट माई सेल्फ। तो अब मैं फिर से याद करा दूँ, अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करना है, सबसे पहले इसको छोड़िए, रिवर्स ये स्वैप कीजिए। दूसरा, इसको छोड़िए, आइसक्रीम को याद करिए जब भी आइसक्रीम खाए कि ओशन रॉबिन्स, बास्किन रॉबिन्स के मालिकों ने भी छोड़ दिया। एक टाइम पे इनके घर में कहते हैं हमारे फ्रिज में 26 डिफरेंट फ्लेवर्स होते थे आइसक्रीम के जब ये छोटे थे और खाते थे। एपिजेनेटिक्स आपको समझाया, आपने समझ लिया। एपिजेनेटिक्स को समझ जाएंगे तो अगली बार ये शब्द नहीं बोलोगे कि मेरी फैमिली में डायबिटीज़ तो मुझे भी हो। यही प्रोत्साहन प्रोग्राम है। डॉक्टर गरिमा को मैं अब इंट्रोड्यूस करूँगा। शी हैज़ हेल्प्ड मी इन रिवर्सिंग सो मैनी पेशेंट्स। वी विल स्टॉप प्रेजेंटिंग नाउ। और यस, लाउड एंड क्लियर।
glycemic index. Glycemic is related to the release of sugar in your body. मतलब साफ सी बात है कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको ये बताता है कि जब आप कोई खाना खाते हैं तो कितनी जल्दी उसका शुगर कितनी जल्दी हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक होता है उस फूड के थ्रू. जैसे अगर हम प्योर ग्लूकोज 50 ग्राम्स शुगर हम खाते हैं, तो अगर हम 2 घंटे के बाद हम चेक करेंगे तो वो उसको 100 वैल्यू दी गई है कि जितना शुगर उसने रिलीज किया है उसको 100 वैल्यू दी गई है कि लेट्स से वो 100 शुगर को रिलीज करता है. उसी के बेसिस पे हम जो सब खाना खाते हैं, हमने सब तरीके की खाना जो है उनका हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकाल सकते हैं. मतलब खुद से नहीं निकाल सकते, यू हैव टू डू इट एट अ हॉस्पिटल और समथिंग, लेकिन हाँ ये सब निकल चुका है और सबको एक वैल्यू मिल चुकी है. देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे मैंने बताया कि शुगर रिलीज होगी, ब्लड में कितना क्विकली शुगर रेज हुआ है उसका इंडेक्स है. तो साफ सी बात है, जिन चीजों में फाइबर नहीं है, जिन चीजों में फैट कम है, प्रोटीन कम है, जो प्योर कार्ब्स हैं वो आपका शुगर बढ़ाएंगे. लेकिन यहीं अगर हम जैसे कि हमारा व्हाइट ब्रेड हुआ, शुगरी ड्रिंक्स हुई, कैंडीज हुई, ये सब जो चीजें हैं ये हमारा शुगर बहुत क्विकली बढ़ाएंगे. इसलिए हम इनको बोलते हैं हाई जीआई फूड्स. हाई जीआई फूड्स मींस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड. और वहीं अगर हम होल ग्रेन्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, लेग्यूम्स खाएंगे, तो हमारा शुगर इतना जल्दी रिलीज नहीं होगा क्योंकि हमारी बॉडी को इसको टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में. प्योर ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में कोई टाइम नहीं लगता है. आप एकदम से आप ग्लूकोज जब हमें अब तो गर्मियां आ गई हैं, बहुत लोग कहते हैं ना दे स्टार्ट फीलिंग लो तो ग्लूकोज खोल के पी लिया. वो अपने बॉडी के साथ अब सबसे गलत कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी बॉडी का शुगर लेवल एकदम से बढ़ा रहे हैं. एकदम से ग्लूकोज स्पाइक होगा तो जिस इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की थी कि ग्लूकोज आया है बॉडी में तो ऑब्वियसली इंसुलिन आएगा. दिन में आपने अगर 2 बार भी शुगर घोल के पी लिया, रूह अफ़ज़ा बना के पी लिया, आपके इनफैक्ट ऑरेंज जूसेस दे आर आल्सो वेरी हाई इन शुगर, एनी फ्रूट जूसेस, क्योंकि आपने फाइबर को डिवॉइड कर दिया. तो ये भी जो भी चीजें हैं जिसमें क्विक इंस्टेंट शुगर आपको मिल रही हैं, दे आर द हाई जीआई फूड्स. ठीक है, जैसे प्योर ग्लूकोज को हमने 100 का नंबर दिया है, इसी तरीके से हम सबको इनको वेरिएशन दिखते हैं. 40 से कम वाले लो जीआई फूड होते हैं, 40 से 55 56 वाले हाई जीआई फूड मॉडरेट जीआई फूड होते हैं, और उनसे ऊपर वाले हाई जीआई फूड होते हैं. अब ये क्या फैक्टर्स डिपेंड करता है कि किसी फूड को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स देने में या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स देने में. जैसे सबसे पहले उसमें किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है. जैसे कि हम जो टेबल शुगर है वो भी सुक्रोस है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 65 के करीब होता है. फ्रूट्स में फ्रक्टोस होती है, वो भी एक शुगर है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग आपका ये आपका 40-45 के अराउंड होता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ शुगर, किसमें कितना ज्यादा है, उसमें कितना फाइबर है. अगर फाइबर ज्यादा होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा. कितना फैट है, फैट ज्यादा होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा. जैसे आपका एवोकाडो है, कोकोनट है, इनमें फैट कम है, फैट ज्यादा है लेकिन कार्ब बहुत कम है. देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का मेजर है, वो आपको ये बता रहा है कि जो डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट है. अब जो हम खाना खा रहे हैं ना उसमें भी 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट और इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट. इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेनली आपके फाइबर, या आपने टर्म सुनी होगी रेजिस्टेंट स्टार्च, जो कि हमारा स्वीट पोटैटो में बहुत होता है. तो इस तरीके के जो स्टार्च और फाइबर होता है ये भी है कार्ब्स, लेकिन ये आपका शुगर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि दे आर नॉट डाइजेस्टेबल. लेकिन जो डाइजेस्टेबल शुगर है, इजीली प्रोसेस हो जाने वाले शुगर है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएंगे, और इसीलिए वो कैटेगरी में आते हैं हाई जीआई फूड. अमाउंट ऑफ द हाउ द फूड इज कुक्ड दैट आल्सो अफेक्ट्स द जीआई, बिकॉज जितना आप फूड को कुक करते रहेंगे उसके आप जो हम इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स है उनको कम करते रहेंगे. सेलुलोज, जो प्लांट्स, वेजिटेबल्स, ये सब जो हमारी उसमें होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स या हमारे फल और फ्रूट में, जब हम जितनी सब्जी को जितना जितना पका देंगे उतना उतना इसका सेलुलोज कम कर देंगे. तो इस वजह से वो इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट से डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट बन जाता है. ठीक है ना. तो हाई जीआई फूड्स का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे शुगर, ब्रेड्स, और जो भी हमारी जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, हमारे कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये बहुत बड़ा हमारे वो हैं. पोहा जो हम खाते हैं, दैट कुड बिकम अ रियली हाई जीआई फूड अगर आप उसको पीनट्स या बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ उसको आप कंबाइन नहीं कर रहे हैं. तो सो
बीन्स, लेग्यूम्स बहुत लो जीआई फूड है। बट लेकिन ना हमको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमको अपनी डाइट में सिर्फ इस बेसिस पे फूड नहीं इंक्लूड करना है कि वो, क्योंकि हाई ग्लाइसीमिक लो ग्लाइसीमिक आप भी नेट पे जाएं, आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे कि जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि ये फूड हाई जीआई है, ये फूड लो जीआई है। लेकिन ये एक तरीके से थोड़ा सा इनकम्प्लीट पैरामीटर है, क्योंकि और बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती हैं इसके साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, वाटरमेलन का कार्बो जीआई इंडेक्स इज 72 टू 76, 80 भी होता है डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी ऑफ द वाटरमेलन। नाउ दिस इज वेरी हाई जीआई फूड। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं वाटरमेलन तो हमें नहीं खाना है क्योंकि ये तो बहुत हाई जीआई है। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया था, डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स और इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, 50 ग्राम ग्लूकोज जितना आपको वाटरमेलन खाना पड़ेगा टू गेट दैट 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम दैट वाटरमेलन। लेकिन उसके लिए आपको पता है कितना खाना वाटरमेलन खाना पड़ेगा? कम से कम 6-7 सर्विंग्स। हम जनरली जो एक सर्विंग खाते हैं 100-150 ग्राम की, उसके जैसी 6-7 सर्विंग्स हम खाएंगे तो हमको उतना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्योंकि जो जीआई इंडेक्स है वो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कंसिडर नहीं करता है, वो सिर्फ अमाउंट ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ फूड को कंसिडर नहीं करता है, हमारे सर्विंग साइज को कंसिडर नहीं करता है, सिर्फ अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट की वाटरमेलन में जो 50 ग्राम डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है वो आपको जीआई 72 देगी। ऐसे ही ये हाई जीआई फूड की बात की जो हम ले सकते हैं अपनी डाइट में। ऐसे ही हम दूसरी बात करेंगे चॉकलेट की। आप जाएंगे नेट पे, आपको डार्क चॉकलेट, चॉकलेट का जीआई इंडेक्स बहुत कम मिलेगा, वो आपको मिलेगा लो जीआई कैटेगरी फूड। ठीक है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फैट प्रेजेंट है। अब ये जो बहुत सारा फैट प्रेजेंट है ये कोई गुड क्वालिटी फैट नहीं है, ये चाहे कंपनीज माने ना माने मोस्टली पाम ऑयल ही है। और उसके अलावा बहुत गंदे तरीके का रिफाइंड फैट जो आपको इन्फ्लेमेशन देगा, आपको कैलोरीज बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि फैट की कैलोरी सबसे ज्यादा होती है। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू मोर कैलोरी देन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि क्या सोर्स है जिससे हम अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में हम जज कर रहे हैं। अब ये सिर्फ चॉकलेट खाते हुए या एग खाते हुए या पनीर खाते हुए ये नहीं कह सकते कि ये सब लो ग्लाइसेमिक फूड्स हैं तो हम इनका इंटेक कर लेते हैं। नहीं, हमको ये देखना होता है कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है। वो अब जैसे डॉक्टर जयंत ने बताया कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उनमें इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बहुत हाई होता है। तो अगर ये तो ठीक है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, लेकिन उसका इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर कितना ज्यादा है और उसमें कितना बड़ा एलर्जन है, कितना बड़ा इन्फ्लेमेटरी है, तो हमको इसलिए बॉडी में कंज्यूम नहीं करना है। एक और चीज होती है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड में हम जीआई प्लस उसका द अमाउंट ऑफ फूड दैट वी आर कंसिडरिंग, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि इस फूड का जीआई कितना है, ग्लाइसेमिक लोड कितना है। तो जो जैसे हमने बात की थी वाटरमेलन की, जिसका जीआई बहुत हाई है लेकिन उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही कम है, 20 से ऊपर वालों को हम ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड मानते हैं और वाटरमेलन का 7 या 8 है हार्डली। तो इसलिए ये देखने की बजाय कि हमको लो जीआई फूड तो कंज्यूम करना ही है, देयर इज नो डाउट इन दैट, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम मॉडरेट और हाई जीआई फूड कर रहे हैं कंज्यूम, तो कितने पोर्शन साइज में कर रहे हैं और उसका डायरेक्ट ग्लूकोज इफेक्ट कितना होगा बॉडी में, क्योंकि जनरली उनका जो बहुत फाइबर रिच है और बहुत वाटर है, अब जैसे वाटरमेलन में 70 कितना ज्यादा वाटर ही है, तो वो फिर अल्टीमेटली उसके ग्लाइसेमिक लोड को कम कर देता है। तो सबसे बड़ी बात है पोर्शन कंट्रोल। इवन इफ यू आर कंज्यूमिंग मॉडरेट और हाई जीआई फूड्स विच आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग, उसका पोर्शन कंट्रोल करके खाना चाहिए। सो पोर्शन कंट्रोल इज वन थिंग दैट आई रियली वांट टू स्ट्रेस हियर। सेलुलर लेवल पे भी देयर आर मेनी रिसर्चेस जो हमें ये बताते हैं कि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है और वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैसे रिलेटेड है। जैसे डॉक्टर जयंत ने जब हम विसरल एडिपोसिटी की बात कर रहे थे, उन्होंने एडिनोपेक्टिन की तरह बताया था कि जिसका उस एडिनोपेक्टिन का स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की तरह होता है और वो एब्डोमिनल एडिपोज टिश्यू में बड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमको प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, अपने टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और ये सब चीजें बढ़ती हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है जब हम लो जीआई डाइट लेंगे तो अपने आप ये फैक्टर्स रिवर्स होने लगेंगे। हाई ग्लूकोज लेवल का बीटा सेल्स जो हमारी बॉडी के, आप समझिए फ्री रेडिकल्स, आपने सुना है ना, जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, उनको डैमेज करने के लिए, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम हाई ग्लूकोज डाइट लेते हैं तो वो इस बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सीधी सी बात है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेना शुरू कर दीजिए।
लीजिए. So these are certain things that I wanted to make you understand about glycemic index. आपके fruits, आपके vegetables, raw vegetables, आपके sprouts, आप देखिए sprouts का glycemic index सबसे कम है, one of the low glycemic index. 100 ग्राम sprout आपको सिर्फ 30 कैलोरी देता है, और 100 ग्राम sprout खाने की तो हमें जरूरत ही नहीं होती, 50 to 70 ग्राम में ही हमारा पेट भर जाएगा. तो these are just the choices that we have to make to understand कि हमें अपना पेट भी कैसे भरना है और अपने आप को उस इंसुलिन रेजिस्टेंस से बाहर कैसे निकालना है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बस ये है कि हाँ हमारे को केयरफुल चॉइसेस करनी है, और सबसे जैसे उन्होंने अडेप्टेबिलिटी की बात की थी कि सबसे पहले वी शुड बी विलिंग टू अडेप्ट. It's not difficult. That is what I can tell you. That is what you can even listen from the people who have taken our programs and taken our diets. तो बात की एक बात, हमें सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, दूध, चीनी और अनाज कम कर देंगे, और रंगीन चीज़ें अपनी बढ़ा लोगे, जैसे ऑल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, कलरफुल फ्रूट्स एट्सेट्रा, उतना ही आप हेल्दी हो जाओगे. एंड वी डू हैव मेनी डाइट programs available with Dr. Garima. She undertakes detailed guidance at our clinic also and for our referred patients also. Especially आपने देखा ही है कैंसर केसेस में किस तरह से रिजल्ट मिलता है. तो इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स डिजीजेज, सो कॉल्ड रिवर्सिबल डिजीज जिसको बोला जाए. एंड